डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। 2020 DUET के पेपर को एनालाइज कर रहे हैं आज। आपको पता है हम लोग किस इंडेवर में हैं या किस प्रयास में हैं कि DUET के 6 साल, मेरे पास 6 साल के पेपर हैं और वो काफ़ी होंगे, 5 साल भी काफ़ी होते हैं। उसको एनालाइज किया जाए, ये समझा जाए कि उससे रिलेटेड क्या थीम हो सकते हैं और उस पर एडिशनल इंफॉर्मेशन और उसके आसपास के इंफॉर्मेशन को लेकर के तैयारी की जाए। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है किसी भी MCQ बेस्ड पेपर के लिए, और वही मैं DUET के लिए भी करने की कोशिश कर रहा हूं। और ये यूजफुल होगा सभी एग्जाम के लिए, खास करके UGC नेट जो भी होने वाली है और किसी भी अन्य एंट्रेंस टेस्ट के लिए। आप देखेंगे कि इसमें कितने अच्छे और थोड़े हायर लेवल क्वेश्चन का जो है इंक्लूजन है। सो लेट अस बिगिन। इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करें, ये बताना मेरा एक तरह से कर्तव्य है आप सभी को कि जो बेस्ट रिसोर्सेज हैं फॉर एनी एंट्रेंस टेस्ट, पर्टिकुलरली PG एंट्रेंस टेस्ट, वो ऑब्जेक्टिव पॉल साइंस है और एग्जाम गाइड फॉर एंट्रेंस टेस्ट है। ये अमेजन किंडल वर्जन अवेलेबल है। आप इसको जस्ट पॉल साइंस हेल्प यदि आप जाकर के लिखते हैं amazon.in पे, आपको कोई लिंक की जरूरत नहीं है। आपको चारों बुक दिखते हैं, उसमें से ये दो बुक अभी रिलेवेंट हैं। आप इसको ले सकते हैं और किंडल ऐप पे पढ़ सकते हैं। आई होप कि अब तक आपको पता होगा कि किंडल ऐप पे बुक कैसे आप पढ़ सकते हैं। इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करें, मतलब फिर से डिस्कस एक एक करके करें, ये मैं आपको इस पेपर के ओवरऑल बता देता हूं कि ये पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में है और लेकिन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। मैंने इसमें शायद सबसे ज्यादा एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है और यदि आप इसको 4 बार 5 बार देख जाते हैं तो आई एम श्योर कि आपको जो अभी DUET होगा उसमें 10 से लेके 20 क्वेश्चन तक सीधा इस पेपर से ही रिलेटेड होगा। जब मैं रिलेटेड कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो क्वेश्चन हूबहू दे दिया जाए, लेकिन उस क्वेश्चन के आसपास घूमते हुए थीम इंफॉर्मेशन पे आपको एटलीस्ट 15 to 20 क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो इसलिए आप इस पेपर को बहुत गौर से देखिए। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही आपको बम्प करेगा, जो मैं कहता हूं गुड लेंथ से सीधे नाक पे जो स्नॉटर आती है उस टाइप की बॉल की। अमेरिकन वुमेन सफरेज एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय, आपको ये आंसर नहीं पता होगा और नहीं जानना चाहिए। वैसे इसका मैंने अपने IR गाइड में इसको दिया है, ये लूसी स्टोन है। लेकिन ये आपको जरूर जानना चाहिए, जो पूछा जा सकता है कि वहां पे एक बहुत लंबा जो है अमेरिकन वुमेन सफरेज, मतलब क्या है, वुमेन को वोटिंग अधिकार मिले, इसके लिए एक बहुत लंबा आंदोलन हुआ वहां पे। और वो आंदोलन करीब 20-25 साल चला और उसका परिणाम ये निकला कि वहां पे 19वां संशोधन हुआ 1920 में, जिसके तहत कि वुमेन को वोटिंग राइट दी गई मेन के बराबर। अब यहां पे ये भी याद रखना चाहिए कि भारत ऐसा लकी देश रहा बहुत लोगों के लिए, लाइक वुमेन के लिए भी और भी लोगों के लिए जो दबे कुचले थे, कि कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ी। आजाद होने के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक झटके में जो है वो वुमेन को वोटिंग राइट दिया। यहां पे आपको दो और इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए जो अदर यूनिवर्सिटीज के PGET में पूछे गए हैं, कि पहला नेशन या कंट्री जिसने कि वुमेन को अपना वोटिंग राइट दिया मॉडर्न टाइम में, जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं, उसमें न्यूजीलैंड है। अब ये डेट तो देख लीजिएगा, कुछ 1800 कुछ में उसने दिया था। एंड जो सबसे बाद में जो एक बहुत मॉडर्न कंट्री ने दिया, स्विट्जरलैंड, परहैप्स 1971 या 72 सब में उसने अपने वुमेन को दिया। ये दोनों इंफॉर्मेशन बड़े ही पिकुलियर हैं, इसलिए इसको याद रखिए। इसके साथ की 19वां संशोधन लूसी स्टोन है, ये तो आप भूल भी सकते हैं, फिर से पूछने के चांसेस बहुत कम हैं। सैमुअल हंटिंगटन को आप कभी नहीं भूल सकते हैं यदि आप एग्जाम दे रहे हैं इस टाइप के, और उनके इस बुक को तो कभी नहीं। क्लास ऑफ सिविलाइजेशन 1996 में, उसी से ये क्वेश्चन है कि सैमुअल हंटिंगटन पोजिटेड मतलब गिवन, गेव, प्रोपाउंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया। ये है क्वेश्चन बहुत आसान यदि आप ये जानते हैं कि सैमुअल हंटिंगटन ने क्लास ऑफ सिविलाइजेशन 1996 में लिखा था। उसमें उनका बेसिक जो थॉट था वो ये था कि अब जो वॉर होगा या जो कन्फ्लिक्ट होंगे जो कि वॉर में कन्वर्ट होगा, वो नेशन के बीच में नहीं होकर के कल्चर या सिविलाइजेशन के बीच में होगा, कल्चरल वॉर होगा। जब 9/11 हुआ तो कई लोगों ने उनको याद किया कि यस, ये तो ट्रू हो रहा है कि इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी का जो है ये वॉर हो रहा है, ना कि अल कायदा वाज नॉट ए नेशन स्टेट, लेकिन उसने वॉर किया जो है अमेरिका के साथ में। तो ये कहीं उभर करके आई। तो इसलिए ये तो ठीक है, क्लास ऑफ सिविलाइजेशन है, लेकिन यहां पे जो है एंड ऑफ हिस्ट्री को भी याद कीजिए, जो बराबर ही पूछा जाता है हर एग्जाम में।
ये फ्रांसिस फुकुयामा, जो अभी भी हैं हम लोगों के बीच में और काफ़ी ज्ञान बांटते हैं, मैंने उनका काफ़ी वीडियो सुना है, वो एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन लिखते हैं 1992 में। और ये बुक क्यों बहुत क्यूरियस बुक है, इंटरेस्टिंग बुक है, क्योंकि इसमें वो ये पॉजिट करते हैं या प्रोपाउंड करते हैं, क्लेम करते हैं, एजर्ट करते हैं कि जो आफ्टर द डिमाइस ऑफ यूएसएसआर और कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद में आइडियोलॉजिकल जो डिवाइड है वर्ल्ड का खत्म हो गया है और ह्यूमैनिटी ने बेस्ट जो है ह्यूमन अरेंजमेंट का फॉर्म जान लिया है, पॉलिटिक्स में भी इकोनॉमी में। पॉलिटिक्स में लिबरल डेमोक्रेसी है, इकोनॉमिक्स में जो है वो कैपिटलिज्म या फ्री मार्केट इकोनॉमी है, और अब जो है एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया, एंड ऑफ आइडियोलॉजिकल हिस्ट्री। तो ये उनका कहना था। When was the World Trade Organization established? ये आपके लिए आसान क्वेश्चन होना चाहिए। उरुग्वे राउंड होता है, उरुग्वे राउंड गैट का होता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो कि यूएन के तत्वाधान में काम करती है। वहां पे ये फैसला लिया जाता है कि अब जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगा, जिसको काफी ज्यादा अधिकार और उसका कार्य क्षेत्र भी बड़ा होगा गैट के तुलना में। तो न्यू अवतार में 1 जनवरी 1995 से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप मेरे साथ बने हुए हैं तो ये क्वेश्चन आपको अब बहुत ही आसान लगेगा, लेकिन जैसे उस समय में कुछ स्टूडेंट को जिन्होंने बहुत पहले से नहीं पढ़ा है थोड़ी डिफिकल्ट लग सकती है। निगेटिव लिबर्टी शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द कंडीशन ऑफ एक्सरसाइज हु सेड दिस। पहले समझिए इसके मायने क्या है, फिर हम लोग आंसर देखते हैं। निगेटिव लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट, जो इसे बर्लिन ने बेसिकली डिवाइड किया निगेटिव पॉजिटिव, उसके पहले किसी ने इस तरह से डिवाइड नहीं किया था। वो उसमें ये कहा गया कि निगेटिव लिबर्टी जो है वो एब्सेंस ऑफ मैन मेड एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट है। याद रखिए 2 इसमें बातें हैं। पहला तो आदमी के द्वारा निर्मित होना चाहिए वो बाधा, और दूसरी वो बाधा एक्सटर्नल होनी चाहिए, इंटरनल नहीं होनी चाहिए। इसके कहने का मतलब क्या है, यदि आपको सिनेमा हॉल में कोई जाने से रोकता है तो आप जो है परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं है, मतलब लिबर्टी नहीं है। लेकिन यदि आपके पास पैसे नहीं है और आप नहीं जा पा रहे, मतलब आपका अपना ओन कंस्ट्रेन है, तो आप कोई मतलब कि आपका लिबर्टी हनन नहीं होता है। आप वॉक नहीं ले पाते हैं पार्क में क्योंकि कोई गार्ड आपको रोक देता है, एक्सटर्नल मैड मेड कंस्ट्रेंट, तो आपके निगेटिव लिबर्टी जो है बाधित होती है। लेकिन यदि आपके पैर में चोट है और वॉक नहीं ले पाते हैं तो आप जो है अनफ्री नहीं है। यदि आप चिड़िया की तरह उड़ नहीं पाते हैं तो आप नहीं कह सकते कि हम अनफ्री हैं टू दैट एक्सटेंट। ये कहने वाले ईसाया बर्लिन थे। ऑफ कोर्स बहुत कॉमन सेंस से भी आप कर सकते हैं कि ईसाया बर्लिन ने निगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी का बंटवारा किया था। यहां पे जो थॉमस हॉब्स हैं, इनको आप लेवाइथन के चलते जानिए, एब्सोल्यूट मोनार्किज्म या एब्सोल्यूट सॉवरेंटी के कॉन्सेप्ट जॉन स्टुअर्ट मिल को ऑन लिबर्टी के बारे में जानिए, हार्म प्रिंसिपल, सेल्फ रिगार्डिंग, अदर रिगार्डिंग के बारे में जानिए, और कार्ल पॉपर को जो है पीस मिल सोशल चेंज के लिए जानिए। साइंटिफिक थ्योरी जो है फॉल्सिफिकेशन के द्वारा ही प्रूफ हो सकती है, ये उन्होंने कहा था। और उन्होंने ओपन सोसाइटी का इनमी करार दे दिया था प्लेटो, मार्क्स एंड हेगल, इन सबको। ये सब आप याद रख सकते हैं इन लोग के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड डिफरेंस बिटवीन रॉल्स एंड नॉजिक्स पॉलिटिकल फिलॉसफी। ये भी क्वेश्चन अब आपको बहुत आसान लगना चाहिए, आप मेरे साथ बने हुए हैं। एक एक करके चलिए पढ़ते हैं। रॉल वॉज लिबरल, नॉजिक वॉज लिबर्टेरियन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कितने ही एग्जाम पूछा था कि फेमस लिबर्टेरियन कौन है, तो ये नॉजिक है। रॉल्स थ्योरी इज एन एंड स्टेट थ्योरी, और नॉजिक का प्रोसीजरल, ये भी जो है बहुत जगह पूछा था। वैसे रॉल का थ्योरी में भी प्रोसीजरल काफी ज्यादा है, इसको नीति कहते हैं अमृत सेन। लेकिन इसेंशियली ये जो है एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पे इंड स्टेट थ्योरी ऑफ जस्टिस। इंड स्टेट थ्योरी मतलब कि ये विजुलाइज करता है कि सोसाइटी में इनकम वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन फाइनली कैसा होगा। रॉल सपोर्टेड टैक्सेशन फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉजिक अपोज्ड इट। बिल्कुल, क्योंकि नॉजिक तो कहते हैं कि टैक्स जो है वो बेकार है, ये याद रखिए, वो भी पूछा जाता है। और इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस प्रोग्रेसिव टैक्स के बेसिस पे विजुलाइज किया था। तो एक ही बच जाता है जो कि रॉन्ग होगा, आप बिना पढ़े भी कह सकते हैं, एक तो होगा ही रॉन्ग। रॉल वॉज अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। नो नो नो, रॉल जो है लिबरल थे, ट्रू लिबरल थे। प्राइवेट प्रॉपर्टी को, रैशनलिज्म को, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, राइट्स, इन सबको कभी उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया, तो इसलिए ये गलत है। ये क्वेश्चन तो मैं आपको बस छोड़ देता हूं, मतलब इस तरह का आर्बिट क्वेश्चन के एनसीआर में कौन कौन शामिल होता है, ये सभी शामिल होता है, मैंने पूरा यहां दे दिया। लेकिन क्यों आप जानिए और क्यों पढ़िए, मेरा ये कहना है। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत आसान है, क्योंकि शेड्यूल को मैच करना है। आप लोग अभी तक तो बिल्कुल एकदम मास्टर इसके बन गए होंगे। सेकेंड शेड्यूल जो है वो जितने भी हायर ऑफिशियल हैं, प्रेसिडेंट, गवर्नर, उन सब के सैलरी इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड है।
सीएजी, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस एंड ऑल जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। 7th शेड्यूल जो है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर स्टेट है, जिसमें 3 लिस्ट हैं, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। आपको जानना भी चाहिए कि किस में क्या लिस्ट में है, ये भी पूछा जाता है। 10th शेड्यूल बहुत न्यूज में अभी है महाराष्ट्र के चलते। ये जो है एंटी डिफेक्शन लॉ को कंटेन करता है। 1985 में राजीव गांधी के टाइम में ये 10th शेड्यूल जोड़ा गया था। 12th शेड्यूल और 11th शेड्यूल को जरूर याद रखिए। 12th शेड्यूल जो है वो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब म्यूनिसिपैलिटीज के प्रोविजन के बारे में, इसमें 18 सब्जेक्ट ट्रांसफर करने की बात थी। 11th शेड्यूल जो है पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिसको 29 सब्जेक्ट ट्रांसफर करना था। उन सब्जेक्ट में क्या है ये भी पूछा जाता है, अभी सीयूईटी पीजी में पूछा गया था। ये अच्छा, इन सब का मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, सीधा आपको बता रहे हैं। ऑप्शन देखने पे और आसान हो जाते हैं क्योंकि एक से ही मैच करने सब हो जाता है। यहाँ पे बहुत फेमस केसेस हैं और उससे क्या अधिकार मिले हमें वो है। यहाँ पे देखिए राइट टू प्राइवेसी, तो अब जो सबसे बड़ा जो केस है वो पुट्टू स्वामी केस है। याद रखिए पुट्टू स्वामी केस जो 2017 में जिसके तहत कि हमें राइट टू प्राइवेसी दी गई। लेकिन उसके पहले जो है गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में भी सर्वेलेंस को लेकर के जो है केस हुआ था, जो राइट ऑफ प्राइवेसी जुड़ा हुआ है। राइट अगेंस्ट कस्टोडियल वायलेंस जो है ये सीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है। राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग जो है ये अटॉर्नी जनरल वर्सेस लक्ष्मण देवी। मेमोरी से बोल रहा हूं, आप चेक भी कर सकते हैं। राइट टू शेल्टर कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये शांति स्टार बिल्डर एनके तो तमाका है, जिसमें कि लैंड सीलिंग एक्ट के तहत सरकार को एक्सेस भूमि लेकर के गरीबों के लिए मकान बनाया था, उससे रिलेटेड केस थी। ये सबको आप पढ़ सकते हैं। मैंने इस तरह के केसेस, लैंडमार्क केसेस, जो उससे क्या आउटकम निकला है, ये अपने गाइड में दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन स्टेट है, तो ये तो मैंने यहाँ पे पूरा ही दे दिया है, आप पढ़ लीजिए और इसके थ्रू जो है आप कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश सबसे पहले बनेगा, आपको पता है, और उसके बाद यदि आप देखें तो गुजरात 1960 में बन जाता है और सिक्किम जो है सबसे बाद में इन सब में बनता है। तो ये जो है ये आपको सही ऑप्शन है। वैसे आप इसे और चेक कर सकते हैं, याद रखना चाहिए ये। यहां पे भी इस तरह का मैं हमेशा कहता हूं कि पार्टीज का याद रखिए। जैसे अकाली दल बहुत पुरानी पार्टी है, 1920 में ही बन गई थी, जरूर याद रखिए, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी। डीएमके जो है वो 1949 में डीके से बनती है, इसकी पूरी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अहोम गण परिषद जो है वो 1985 में बनती है। प्रफुल्ल महंता इसके जो है स्टूडेंट लीडर से उभरते हैं और वो चीफ मिनिस्टर भी बनते हैं। असम आंदोलन से उभरी हुई ऑल इंडिया। AIADMK जो है वो MG रामचंद्रन जो एक्टर थे फिल्म में बहुत फेमस, उन्होंने जो है 1972 में इसको बनाया था। और ये सब जो है डीके से निकला हुआ है, DMK और AIDMK। डीके जिन्होंने की जो पेरियार जो थे उन्होंने इसको फॉर्म किया था। 11 नंबर क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको बम्प कर सकता है क्योंकि यहां पे ये कह रहा है क्लास रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास। यदि आप इसको सिंपल देखेंगे तो आप इसको कॉमन सेंस से कर पाएंगे कि इकोनॉमिक इंडोमेंट, इंडोमेंट मतलब आपको क्या मिलता है, मतलब क्या आप लेके पैदा होते हैं। इकोनॉमिक इंडोमेंट से जो है या ह्यूमन कैपिटल कह लीजिए क्लास आता है, ऐसा आप टिक मार सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान है नहीं। मैं इसमें क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं और पढ़ लीजिए। पेरो बॉडू ने जो है क्लास का, कैपिटल एंड क्लास का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने 3 टाइप का जो है इंडोमेंट की बात की थी, जो जिसको कैपिटल आप कह सकते हैं, सोशल कैपिटल, कल्चरल कैपिटल एंड परहैप्स सिंबॉलिक कैपिटल भी। तो उसके बारे में पढ़ लीजिए। अब इस क्वेश्चन पे मैं मतलब सिंपल मैं आपको कह रहा हूं इकोनॉमिक इंडोमेंट मोस्ट प्रोबेबली इसका राइट आंसर होगा, लेकिन आप पढ़ लीजिए। और ये जो बुक है ये इतना पॉपुलर नहीं है, इसलिए ये अर्बिट क्वेश्चन बन जाता है। कास्ट ऑफ माइंड, कोलोनियलिज्म एंड मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया, एक तरह का जो है पोस्ट कोलोनियल हिस्ट्री है मॉडर्न इंडिया का, निकोलस डर्क्स का। लेकिन एक बार याद कर लीजिए तो कई जगह ये पूछा गया है, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिखा है। ये क्वेश्चन आसान है। ये एक कोट है, द स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे हैव द पावर टू डू एंड द वीक एक्सेप्ट व्हाट दे हैव टू एक्सेप्ट। तो मैंने कई जगह इसको कोट भी किया है अपने गाइड्स में। ये जो है पेलोपोनेसियन वॉर के टाइम में जो मेलियन डायलॉग है उससे ये लिया गया है, जहां पे कि जो मेलिना आइलैंड वो बेचारा फंस जाता है, छोटा सा सिटी स्टेट, वो एथेंस स्पार्टा की लड़ाई में पिस जाता है
और वो विनती करता है कि हमें न्यूट्रल रहने दो, और एथेंस बोलता है ऐसा थोड़ी होता है कि आपको न्यूट्रल रहने देंगे, आपको साइड लेना ही पड़ेगा। तो उसमें यह है कि जो इस जस्टिस का बहुत सारा दिया गया है, उसमें कहा क्या है जस्टिस, क्या है मोरलिटी इंटरनेशनल लॉ में। अभी देखिए ना क्या हो रही है, रसिया और यूक्रेन, कोई क्या जस्टिस है, मोरलिटी है जो स्ट्रांग। यहाँ पे आप रसिया मतलब आप भर दीजिए, और यूक्रेन तो the Russia do what they have the power to do, and the Ukraine accept what they have to accept, like that. Thucydides, the father of classical realism आप कह सकते हैं। यहाँ पे जो बुक अगेन थ्यूसीडाइडस आते हैं, और तो अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया पेलोपोनेशियन वॉर, मैकियावेली, ये सब बहुत आसान है। प्रिंस, डिस्कोर्स ऑन लिवी भी याद रखिए इनका, मॉर्गनथाउ का पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन 1948, जिसमें उन्होंने 6 प्रिंसिपल अपने क्लासिकल रियलिज्म के दिए, और केनिथ वॉल्ज का बुक 1979 का, जिसमें उन्होंने नियो रियलिज्म एक तरह से प्रतिपादित किया या प्रोपाउंड किया। वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा ही पूछा जाएगा। इससे कैसे आप बच सकते हैं ये क्वेश्चन, इसलिए मैं कहता हूं 15-20 क्वेश्चन आएगा, इसके इर्द गिर्द तो आपको एक ना एक क्वेश्चन रहेगा ही। व्हाट इज द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 1269? ये क्वेश्चन देखने में अरबिट लग सकता है, लेकिन याद कर लीजिए, मैंने अपने गाइड में भी दिया, आईआर गाइड से लेकर हर जगह। इसके साथ में 1325, ये मेमोरी से बोल रहा हूं, जो वुमेन इन पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट है वो भी याद कर लीजिए, एंड 1269 टेररिज्म से, इसको भी याद कर लीजिए। कुछ ही आपको याद करने हैं, ज्यादा की जरूरत नहीं है, छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफर्स हैव गिवन द आइडिया ऑफ परपेचुअल पीस? अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बहुत बार बताया है। ये बहुत डिस्कशन होती है कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि कभी वॉर ना हो, जैसे वर्ल्ड वॉर हुई, उसके लिए क्या कंडीशन है। तो उस पर इमैनुअल कांत ने काम किया था। उन्होंने ये कहा था कि रिपब्लिकन स्टेट है, मतलब डेमोक्रेटिक स्टेट, तो कुछ प्रिंसिपल यदि वो अपनाए, जैसे कि वेस्टफेलियन ट्रीटी टाइप का ही उन्होंने लिखा था, कि बहुत सारे चीज मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तो उन्होंने परपेचुअल पीस बुक ही लिखा था, द परपेचुअल पीस। इमानुअल कांत जर्मन फिलोसफर थे, मैंने कई कई बार आपको बताया है। यहाँ डेरिडा भी यहाँ पे है, डेरिडा के बारे में आपको बता दें कि ये डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी जो होती है, टेक्स्ट को कैसे डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, प्लेटो का आपको पता है। और जॉन रॉल ने तो थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया, अभी हम लोग डिस्कस किया। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 17 नंबर, आप लोग सबको पता होना चाहिए। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट? मतलब आपका यदि फंडामेंटल राइट हनन हो रहा है तो आप रिट पिटिशन दायर करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को पावर है रिट मतलब कि ऑर्डर इशू करने का, स्टेट को करना ही करना पड़ेगा। 4 टाइप के रिट होते हैं, हैबिया कॉर्पर, मंडोवास एंड सर्ट्यूरी एंड क्यू वारंट एंड ऑल। तो वो जो है किस आर्टिकल के तहत है, ये आर्टिकल 32 है, जिसको कि आत्मा बताया था बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन का। यहाँ पे आपको आर्टिकल 226 भी पता होना चाहिए, जिसके तहत आप हाई कोर्ट को फंडामेंटल राइट अपने इन्फ्रिंज होने पे आप हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं। तो 32 और 226 ये दोनों पता होने चाहिए। Who among is the following gave the concept of second democratic upsurge? ये भी क्वेश्चन टफ है, ये योगेंद्र यादव जी ने दिया था। यहाँ पे सैमुअल हटिंगटन जिन्होंने थर्ड वेव, सेकेंड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन दिया था, उससे कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। रजनी कोठारी ने कांग्रेस सिस्टम और बहुत चीजें लिखा है। एंड योगेंद्र यादव ने ये कहा था, इनका क्या कहना था योगेंद्र यादव जी का, कि 1990s के बाद से जो इंडिया में पॉलिटिक्स शुरू हुई, उसको कि मंडल पॉलिटिक्स बोलते हैं, या बैकवर्ड कास्ट या बहुजन पॉलिटिक्स में बहुजन समाज पार्टी आई, वो सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज था, जहां पे कि सब अल्टर्न क्लास इंडिया की उठ के खड़ी हो गई अपना हक मानने के लिए। तो इनको इन्होंने सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज कहा। डिफिकल्ट क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गई है, ये जो इसको देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन, आपको पता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे है, 74th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो अर्बन लोकल बॉडीज पे है। ये दोनों आपको याद रखना चाहिए। Who among the following are the author of the essay The Rise, Fall and Destruction of Muslim Theocracy? यदि आप इसका ठीक से गौर से देखेंगे तो आप कभी कभी नहीं आप मारेंगे विवेकानंद को। विवेकानंद जी जो है सभी रिलीजन की यूनिटी चाहते थे, तो ऐसा नहीं लिखेंगे। डिस्ट्रक्शन ये वर्ड ही नहीं लिखेंगे। मुस्लिम थियोक्रेसी, डेरोगेटरी वे में मुस्लिम को नहीं करेंगे। बीडी सावरकर को भी छोड़ देते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है उन्होंने बीजेपी की स्थापना की। तो कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर होगा वो इस तरह की बात नहीं कर पाएगा। गोलकर जो है वो आरएसएस के संस्थापक थे, लेकिन ये बात जो है ये वीडी सावरकर जी
कि ये जो है इन्होंने एस्से लिखा था, क्योंकि वो तो आपको पता है कट्टर हिंदुत्व के वो जनक हैं। तो इसका आंसर है वीडी सावरकर। देन ये क्वेश्चन देखते हैं, हु रोट द पोएम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सबको पता होना चाहिए कि मोहम्मद इकबाल ने ये क्वेश्चन लिखा था, मैंने आपको पढ़ाया भी है। अब यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच वीकली पेपर पब्लिश्ड बाय डॉक्टर बी आर अंबेडकर। अब ये भी अगेन बच्चे टाइप का क्वेश्चन है, क्लास 10 के स्टूडेंट को पूछा जा सकता है, रोट लर्निंग पे है, लेकिन फिर भी आपके लिए मैंने यहाँ पूरा ही दे दिया है। ये मैंने अपने ही वीडियो से लिया है, यदि आपने गौर से देखा हो तो इनके 3 जर्नल आप याद कर लीजिए। बहिष्कृत भारत मराठी में था, मूक नायक था, और जनता एंड समता, 4 हो गया, जनता एंड समता मैगजीन। तो यहाँ मूक नायक है तो आप इसको ठीक मार सकते हैं। ये सब जर्नल जो है, तो इसके बहाने आप ये सब भी याद कर लीजिए। तो किस तरह एक क्वेश्चन से आपको कई क्वेश्चन आपको थ्रेड पकड़ के याद करना चाहिए, यही इसेंस है पेपर एनालिसिस का। ये नहीं कि केवल उसका आंसर को जाने, इनफैक्ट आप इससे कई और क्वेश्चन निकाल सकते हैं। हरिजन जो है वो किसने किया, कौन इस मैगजीन का एडिटर था, तो गांधी जी थे, हरिजन निकालते थे वो। देन यंग इंडिया भी जो है गांधी जी की है। इंडियन ओपिनियन मुझे नहीं पता है, लेकिन आप गूगल कर सकते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज फाउंडर ऑफ बहिष्कृत हितकारिणी सभा। अगेन ये बी आर अम्बेडकर हैं। यहाँ पे आप कंफ्यूज ज्योतिबा फुले से हो सकते हैं, जो कि काफी लोअर कास्ट के लिए काम करते थे, इसलिए मैंने यहाँ पे सोसाइटी अगेन मैंने अपनी ही वीडियो से कॉपी पेस्ट किया है। इनके द्वारा जो सोसाइटी इस्टेब्लिश किए थे, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, देख सकते हैं मैंने ईयर भी दिया है, समता सैनिक दल, देन समाज समता संघ, डिप्रेस क्लास एजुकेशन सोसाइटी, ये सब सोसाइटी इन्होंने बनाया था। तो ये सबको याद कर लीजिए जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। Who asserted that right of privacy and freedom must be recognized in all those spheres which are not directly concerned with property। यदि आप इसको 2-3 बार गौर से पढ़ेंगे तो आप पकड़ लेंगे कि ये राम मोहन रॉय तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि इस टाइप की बातें कि राइट ऑफ प्राइवेसी एंड फ्रीडम, ये सब बातें उस समय में वो नहीं थी। बी आर अम्बेडकर जो हैं इस तरह की बातें नहीं करेंगे, कि राइट ऑफ प्राइवेसी एंड फ्रीडम और प्रॉपर्टी ये उनका है नहीं। पंडिता रमाबाई को इससे कोई मतलब नहीं है, फेमिनिस्ट थी। राम मनोहर लोहिया ने इंडिविजुअल प्राइवेसी पे काफी उनका फोकस था। इनफैक्ट उन्होंने अपने 7 रिवॉल्यूशन में, सप्त क्रांति में, जो उनका छठा क्रांति है, वो है कि इंडिविजुअल की प्राइवेसी को मेंटेन करना। तो इसलिए ये उनका कथन एस्से उन्होंने लिखा था। यदि 25 नंबर क्वेश्चन हम देखें, अकॉर्डिंग टू लोहिया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनजस्टिस एंड इनइक्वलिटीज प्रिवेल इन द वर्ल्ड अगेंस्ट विच रिवॉल्यूशन वेयर टेकिंग प्लेस थ्रू आउट। मतलब उनका सप्त क्रांति जो था, आपको याद है जैसे 7 क्रांति, उन्होंने कहा था 7 क्रांति करने की, जो इसका सही आंसर है 7। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने यदि लोहिया को पढ़ा हो, मैंने यहाँ पे 7 रिवॉल्यूशन दे दिया है। उनका कहना था कि जेंडर के अगेंस्ट, कास्ट, क्लास, रेस, इनइक्वलिटी अमॉन्ग नेशन, और ये 2 बहुत अजीब सा उन्होंने जोड़ दिया था। 5 तो सही था, जेंडर, कास्ट, क्लास, रेस, इनइक्वलिटी अमंग नेशन, देन इंडिविजुअल प्राइवेसी और सिविल डिसोबीडियंस फॉर रेजिस्टेंस। तो उनका कहना था ये 7 के चलते जो है सप्त क्रांति होगी ही होगी पूरी दुनिया में। 26 नंबर है, हु अमंग द फॉलोइंग आर फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इन विच ईयर। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ तक तो ठीक है कि ये किसने ये पार्टी स्टैब्लिश किया। अब ये ईयर जो पूछते हैं अगेन वो रोट लर्निंग है। तो यहाँ पे भी देखिए 2 इन्होंने बी आर अम्बेडकर दे दिया है, एक गांधी दे दिया है। एक्चुअली बी आर अम्बेडकर है 1936 में, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी बाय अम्बेडकर यहाँ पे दे दिया है। 19 इन्होंने 3 पॉलिटिकल पार्टी बनाया था। 36 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, कई लोग इसको 37 भी कहते हैं। 1942 में इन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बनाया था, और 1956 में द रिपब्लिकन पार्टी। ये सब पार्टी सफल हुई नहीं थी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन 1936। इन विच ईयर हिंद स्वराज वॉज रिटन बाय एम के गांधी। अगेन ये एक बच्चे टाइप का क्वेश्चन है, वैसे आपको शायद पता होगा 1909 में इन्होंने लिखा था। अब किस साल में कोई बुक लिखा गया है ये नहीं पूछना चाहिए। अब तक आपने देख लिया होगा, लगभग आधा मैंने वीडियो खत्म किया है, कि बहुत सारे क्वेश्चन वो ब्रूट मेमोरी पे पूछ रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। जो जो क्वेश्चन सेटर हैं वो मेहनत नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि 5-6 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे उन्होंने पूछे हैं, और कुछ इजी क्वेश्चन भी पूछे हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ईयर पंडिता रमाबाई अवार्डेड। अगेन इन विच ईयर, व्हाई। कैजर ए हिंद जो है ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम में सबसे बड़ा टाइटल जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन को देती थी, गांधी जी को भी मिला था, ये उन्होंने पंडिता रमाबाई को भी दिया। अब ये जानना तो ठीक है, लेकिन ये क्यों जाना जाए कि इनको किस साल में मिला, ये तो अगेन
मतलब बकवास, सॉरी आई एम बार बार मैं यूज कर रहा हूं, ये 1919 में इनको मिला था। हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ? ये आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य थे वो विवेकानंद थे, और उन्होंने जो है इस मठ की स्थापना की थी बेलूर में, तो इसलिए इसका आंसर विवेकानंद है। यहाँ पे यह है कि आपको दयानंद सरस्वती के बारे में पता होना चाहिए। इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो डीएवी स्कूल है उसके भी ये संस्थापक है। इन्होंने शुद्धि मूवमेंट भी शुरू किया था, आपको पूछा जा सकता है। रामकृष्ण परमहंस जो हैं वो कलकत्ता में जो हैं वो एक तरह के सन्यासी थे जिन्होंने की शिक्षा दी थी विवेकानंद को, उनको गुरु मानते थे, उन्हीं के नाम पर उन्होंने रामकृष्ण मिशन स्टैब्लिश किया। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आपको सब पता है। Who was the founder of ब्राह्मणिकल मैगजीन? अब यहाँ पे जो है यदि आप ठीक से उसको देखेंगे तो ब्रह्मा और ब्रह्मो समाज किसने एस्टेब्लिश किया था? राम मोहन रॉय ने, इसलिए ब्राह्मणिकल मैगजीन उन्होंने निकाला था। मैंने यहाँ पे सारी मैगजीन जो है अपनी ही वीडियो से कॉपी पेस्ट कर दिया है। जो जर्नल या मैगजीन जो राजा राम मोहन रॉय ने निकाला था, ब्राह्मणिकल मैगजीन बंगाली वीकली थी, संवाद कौमुदी थी, पर्सियन वीकली, मिरात अल अकबर था, इंग्लिश वीकली एंड शायद यहाँ पे कुछ गलत है, ये इंग्लिश नहीं है, बंगाल गजट इंग्लिश में होगी। तो फिर भी आप ये सब नाम जो है आप ये सब याद कर सकते हैं। तो इस तरह से एम एन रॉय तो हो नहीं सकता है, ये कम्युनिस्ट इन्होंने संस्थापना किया था। तो ब्राह्मणिकल से तो कोई आपको पता है कम्युनिस्ट कास्ट की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। महात्मा गांधी ऐसा कर नहीं सकते हैं, आपको पता है। वी डी सावरकर कर सकते थे या राम मोहन रॉय, तो राम मोहन रॉय सही आंसर। Which one of the following is not correct regarding laws made towards protecting rights of women in India? Again एक बकवास क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए वुमेन के लिए बहुत सारे लॉ इंडिया में लाए गए हैं। अब इसमें से ही इन्होंने एक डेट गलत दे दिया है और कहा है कौन सा डेट गलत है, बाकी सब एक्ट तो सही है, और खुद ही अपना आंसर भी गलत दे दिया। इसका जो ऑफिशियल आंसर है वो कहते हैं कि ये जो है गलत है, जबकि ये बिल्कुल सही है। गलत ये है, जबकि इनका ड्यू का जो आंसर है वो गलत है। ये 1956 में जो है ये लॉ लागू हुआ था, इमोरल ट्रैफिक। अब इससे ज्यादा मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आपको देखना हो तो ये देख लीजिएगा। Which of the following subjects is not in the union list in the 7th schedule of the Constitution of India? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा बहुत जानना चाहिए कि ये जो तीनों लिस्ट है आपको एक बार जरूर देख लेना चाहिए। 5 मिनट लगेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं यूनियन लिस्ट में। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या कॉमर्स जो है वो यूनियन में है या एग्रीकल्चर यूनियन में है, स्टेट में है, तो ये आपको जानना चाहिए। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स जो है ये जो है ये एक कंकरेंट लिस्ट है। इसी चलते अभी जो है तीन कानून जो कृषि कानून लाए गए हैं इसी का यूज करके लाए गए हैं। कई लोग सेंट्रल गवर्नमेंट पे आरोप लगाते हैं कि ये तो स्टेट सब्जेक्ट था एग्रीकल्चर, तो आपने उस पर क्यों कानून बना दिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहना है कि इंटर स्टेट ट्रेड उसमें इन्वॉल्व था और कॉमर्स जो कि कंकरेंट लिस्ट में है, तो ये कंकरेंट लिस्ट में है। इंटर स्टेट माइग्रेशन, इंटर स्टेट क्वारंटाइन जो है ये भी जो है मतलब सॉरी मैं जो बोल रहा हूँ यूनियन लिस्ट में है, तो ये यूनियन लिस्ट में है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर, पूरी कंट्री में एक ही वेट एंड मेजर होगा ना, ये तो जरूरी है, तभी तो एक राष्ट्र है, तो इसलिए ये भी जो है यूनियन में है। तो ये तीनों यूनियन में है। लेकिन बेटिंग एंड गैम्बलिंग आपको पता है कि हर स्टेट अपनी अपनी लॉटरी निकालती है, त्रिपुरा स्टेट लॉटरी, नागालैंड स्टेट लॉटरी, तो आपको समझ में से आ जाएगा कि बेटिंग एंड गैम्बलिंग जो है स्टेट सब्जेक्ट है। इसके अलावा जैसे आबकारी है, लॉ एंड ऑर्डर है, लैंड है, एग्रीकल्चर है, बहुत सारे इस तरह के जो सब्जेक्ट जो कि लोकल चीजों से रिलेटेड है वो स्टेट सब्जेक्ट है। 33 है थ्रू इट्स ऑर्डर इन व्हाट इज कलेक्टिवली नोन एज 3 जजेस केसेस। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लेंदी वे में मैंने लिखा है। बेसिकली मैं इसको इतना पढ़ने के बजाय मैं आपको ये बता रहा हूं कि इंडिया में कॉलेजियम सिस्टम है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का, मतलब कि जजेज अपॉइंट जज, मतलब इन्होंने गवर्नमेंट से पावर एक तरह से लगभग आधी छीन ली है जुडिशियरी ने, और सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और 4 सबसे सीनियर जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को देते हैं, उसी में से गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इसको कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं। इसके अगेंस्ट में 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल जुडिशियल रिफॉर्म बिल लाया, जो नेशनल जुडिशियल कमीशन बनाने की बात हुई कि जो जजेस का अपॉइंटमेंट करेगा उसको बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्राइन के नाम पे उसको सुप्रीम कोर्ट ने डस्टबिन में डाल दिया। तो वो जो जिस
केसेस से ये इवॉल्व हुई है कॉलेजियम सिस्टम, इसको 3 जजेस केसेस बोलते हैं। वो इनका कहना है कि इसमें से कौन वो नहीं है 3 जजेस केस। तो इसमें से ये जो 2015 में, तो ऐसे ही आप जान सकते हैं कि सारे जो ये मैटर थे ये 90s में सेटल हो गए थे। तो ये 2015 में तो एनजीसीएम आया था, नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल लाया गया था, इसलिए 2015 तो होगा नहीं। बाकी सब सही है, आप इसको पढ़ लीजिए। आप किसी भी किताब से 3 जजेस केसेस को या गूगल करके जरूर पढ़ लीजिए, इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ सकता है। या कॉलेजियम सिस्टम को पढ़ लीजिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड बाय निकोलस हेनरी एज वन ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ एनपीएम, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। अच्छा क्वेश्चन है। एनपीएम आपको पता है 90s में पूरी दुनिया में उभरने लगा। वहां पे एनपीएम में बेसिकली क्या था, हेनरी निकोलस और सबका ये कहना था कि बेसिकली सिटीजन को कस्टमर की तरह देखना चाहिए, और जो पब्लिक पॉलिसी जो अल्टरनेटिव्स हैं वो मार्केट में जिस तरह से चॉइस है उस टाइप का है। और गवर्नमेंट जो है एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह उनको बिहेव करना चाहिए। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर के की जो इफिशियंसी, उसके काम करने का तरीका, मैनेजमेंट प्रिंसिपल उस पे काम करे, उसकी वैसे ही अकाउंटेबिलिटी हो, वैसे ही वो रिजल्ट दे, वैसे ही उनका परफॉर्मेंस मेजर हो। ये एक विचार था जो कि अब बहुत ढह चुका है, बहुत लिमिटेड इसको माना जाता है। तो इसमें यदि आप देखेंगे कि एजिलिटी है, एजाइल होना चाहिए, मतलब कि चुस्त दुरुस्त होना चाहिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। एडेप्टेबिलिटी, यस, मतलब कि जो जो सिचुएशन जैसा बदले वैसा हो जाना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए, लेकिन एक्सेसिबिलिटी तो कहीं खो गई इसमें। एक्सेसिबिलिटी क्या है, जैसे कि अभी आपको हॉस्पिटल बेड नहीं मिल रहे हैं, किसी को मान लीजिए स्वास्थ्य की सेवा चाहिए, उसको नहीं मिल रहा। एक्सेस मतलब सर्विस की एक्सेसिबिलिटी, ये फोकस नहीं था। क्योंकि आपको तो पता है मार्केट में एक्सेसिबिलिटी गारंटीड थोड़ी होती है। यदि गवर्नमेंट भी मार्केट के प्रिंसिपल पे काम करने लगा, जिसके पास पैसे होंगे उस कस्टमर को अच्छी एक्सेसिबिलिटी मिलेगी। इसलिए सही आंसर इसमें है एक्सेसिबिलिटी, ये इसका पार्ट नहीं था। द जेंडर बजटिंग, ये अच्छा क्वेश्चन है। आप सबको पता होना चाहिए कि जेंडर बजटिंग कहते किसको है। मैंने यहां लिख दिया, आप पढ़ लीजिए। Gender budgeting is a powerful tool for achieving gender mainstreaming in socio-economic policy so as to ensure that benefits of development reach to women as much as to men. Gender budgeting entails dissection of the government budgets to establish its gender differential impacts on gender, मतलब कि मैन और वुमेन को बजट कैसे अफेक्ट करता है, टू इंश्योर दैट जेंडर कमिटमेंट्स आर ट्रांसलेटेड इनटू बजटरी कमिटमेंट। मतलब कहने का मतलब एक बजट हो चाहे कोई भी पॉलिसी हो, उसमें ये ध्यान देना कि ये जेंडर कहीं जेंडर बायस तो नहीं है। मान लीजिए हम वैक्सीनेशन पॉलिसी हिलाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि वैक्सीनेशन पॉलिसी में ये लिखा गया हो कि मैन और वुमेन जो है दोनों एक ही जगह पे वैक्सीन लेंगे, तो कई वुमेन को शर्म आएगी कि हो सकता है उनको पब्लिक में वैक्सीनेशन लेने में। तो यदि आपने पॉलिसी ये बना दी कि वुमेन के लिए एक अलग पर्दे में जो है वैक्सीनेशन होगा और लेडीज नर्स ही होगी, तो इस तरह की पॉलिसी जब आप बनाते हैं तो इसको जेंडर बजटिंग कहते हैं। जेंडर बजटिंग का ये मायने बिल्कुल नहीं है कि आपने मेन वुमेन को बराबर बराबर जो है जेंडर में बजट में हिस्सा दे दिया, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं है। सो इसका सही है प्रोवाइडिंग अफर्मेटिव एक्शन टू एड्रेस द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ वुमेन, ये जेंडर बजटिंग है। अच्छा क्वेश्चन है। 36 है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन किसके द्वारा लिखा गया। अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इसमें से जितने ऑप्शन है सभी ने पॉलिटिकल इकोनॉमी पे कुछ ना कुछ लिखा है। आप ये देखिए यहाँ पे जेएस मिल ने लिखा है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, एडम स्मिथ ने लिखा था द वेल्थ ऑफ नेशन। आप ये सब याद भी कर लीजिए, ये सब पूछा जा सकता है। एंड मॉल्थस ने लिखा था प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो आप देख सकते हैं कितना कंफ्यूजिंग है। लेकिन टैक्सेशन जो वर्ड लगा है ये रिकार्डो ने लिखा है, डेविड रिकार्डो। और डेविड रिकार्डो के बारे में आपको पता होना चाहिए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट जो एवर दुनिया में हुए हैं। और मार्क्स ने और कई लोगों ने रिकार्डो के प्रिंसिपल पे ही अपनी बहुत सारी थ्योरी, उनका जो सरप्लस थ्योरी ऑफ लेबर है मार्क्स का, वो रिकार्डो के ही प्रिंसिपल पे है। और बहुत सारी जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स में थ्योरी है वो रिकार्डो से निकलती है। तो इसलिए ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल टैक्सेशन जो है रिकार्डो के द्वारा लिखा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सॉरी इसमें भी कुछ प्रॉब्लम एनिमेशन की होगी। 37 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द 3-point प्रोग्राम ऑफ कंस्ट्रक्टिव एक्शन। गांधी जी ने 3 सूत्री प्रोग्राम दिया था कि भाई पॉलिटिक्स छोड़ो, गांव देहात में जाओ, ये कंस्ट्रक्टिव वर्क करो। आफ्टर सिविल डिसोबीडियंस जब फिजल आउट हो गया था, तो उसमें कौन नहीं है।
चरखा आपको पता है होगा ही, अनटचेबिलिटी होगी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी उनका प्लान था, तो सिविल डिसोबीडियंस कैसे हो सकता है? ये तो कोई कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम तो है नहीं, इसलिए यही सही आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज फाउंडेड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता है बीएचयू नहीं है, मदन मोहन मालवीय जी ने इसको एस्टेब्लिश किया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद खान ने किया था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी तो मुझे नहीं पता किसने किया है, लेकिन विश्व भारती जो है वो सबको पता है कि शांति निकेतन में स्थित है और ये एक ऑटोनमस यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो विश्व भारती जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर की देन है। Which scholar's lecture are compiled in the reconstructions of religious thoughts in Islam? इसको भी यदि आप गौर से पढ़ेंगे तो आप इसका आंसर निकाल लेंगे बिना जाने हुए। अब देखिए, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, तो ये जो है जिन्ना इस टाइप के कोई थॉट देने वाले नहीं थे, वो एक पॉलिटिशियंस थे। सर सैयद अहमद खान एक एजुकेशनलिस्ट थे, उस टाइप का उनका भी कोई थॉट नहीं था। अबुल कलाम आजाद भी एक पॉलिटिशियन थे, केवल मोहम्मद इकबाल ही जो है आइडियोलॉग थे, तो उन्होंने ये लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग टॉक्ड अबाउट द पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत ही जो है वो वुडरो विल्सन ने 1887 में बुक लिखी थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, और उसमें उन्होंने ये कहा था, क्या कहा था ठीक से समझिए, उन्होंने ये कहा था कि जो पॉलिटिकल मास्टर हैं, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, जो रूल करते हैं, पॉलिसी बनाना उनका काम है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको हम यहाँ ब्यूरोक्रेट बोलते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, सिविल सर्वेंट बोलते हैं, उनका काम है एक न्यूट्रल मैनेजरियल इफिशिएंट वे में उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना। पॉलिसी बनाने में दखल देना बिल्कुल काम जो है वो नहीं है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। इसको कहा गया पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी, जो आज तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इससे जूझ रही है। अब इसको लोग नहीं मानते हैं, लोग कहते हैं नहीं, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है उनको भी उनका बहुत बड़ा रोल है, उनको हेल्प करना चाहिए अपने पॉलिटिकल मास्टर को पॉलिसी बनाने में। ये एक विवाद है, तो इसका सही आंसर है वुड्रो विल्सन। यहाँ पे आपके कैसे हम क्वेश्चन से जो निकालते हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे दिया है कि ये देखिए, चेस्टर बर्नार्ड जो ही भी बहुत बड़े पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑथर रहे हैं, इन्होंने लिखा था द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। आपको नेक्स्ट ईयर में इस साल हो सकता है कि ये दे दे कि द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव ये किसने दिया था ये थ्योरी, तो ये चेस्टर बर्नार्ड ने दिया था। निग्रो जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने बहुत चीजें लिखी हैं, मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम की बुक लिखी है। और गुलिक एंड उर्विक, इसको तो आप भूल ही नहीं सकते हैं, इन्होंने पोस्ट कॉर्प दिया है। पोस्ट कॉर्प जो है वो एक्रोनेम है, जिसको बोलते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल, जो मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो फंक्शन है वो पोस्ट कॉर्प से बताए उन्होंने, गुलिक एंड उर्विक। बेसिकली लूथर गुलिक ने जो है ये दिया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। Who wrote the Administrative Behavior, a study of decision making in process in administration? Administrative behavior, a study of decision making process in administration. मैं आपको यहाँ पे एक बता रहा हूँ, आप इसको याद कर लीजिए, जहां भी डिसीजन मेकिंग आता है एडमिनिस्ट्रेशन में, आप सीधा जो है साइमन को टिक कीजिए। यदि आपको कुछ नहीं भी याद है, क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को एक डिसीजन मेकिंग साइट्स कहा था, मतलब बेसिकली उन्होंने डिसीजन मेकिंग थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया था, तो इसको हर्बर्ट साइमन है। अब आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे फिर दिया है कि हेनरी फायोल। अब हेनरी फायोल देखेंगे तो उन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया 1916 में। एलडी वाइट ने इवन डिफाइन भी किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। ये रूजवेल्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते थे, बहुत बड़े ऑथर थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। और विलक बॉय जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। 1927 में उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया था। सब क्लासिक जो एरा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जहां ये माना जाता था कि एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल पूरी दुनिया में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दिया जा सकता है, उन सब के ये सब जनक रहे हैं। Among the following, who proposed a new public service model? ये मैंने आपको पढ़ाया है, एनपीएस मॉडल आपको एकदम याद होना चाहिए। वाइफ हस्बैंड की जोड़ी जेनेट एंड रॉबर्ट डैनहार्ट ने जो है, जब एनपीएम फेल होने लगा तो एक न्यू कॉन्सेप्ट ये लेकर के आया, वो भी बहुत पॉपुलर नहीं हुआ, बाद में गुड गवर्नेंस ने उसको भी पीछे छोड़ दिया। तो न्यू पब्लिक सर्विस मॉडल, बेसिकली गवर्नमेंट जो है सर्विस कॉन्सेप्ट है उसमें, मतलब कस्टमर नहीं, एक तरह का जो सर्विस, जो सिटीजन को जो सर्विस देते हैं वो कॉन्सेप्ट। बहुत सारी चीज मैंने आपको बताया है इसमें। तो ये डैन हार्ट का जो है प्रिंसिपल है, इजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। 43 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस? गुड गवर्नेंस के 7-8 एलिमेंट हैं। उससे पहले थोड़ा ये इंफॉर्मेशन देखिए कि ये कॉन्सेप्ट जो गुड गवर्नेंस का है
वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट 1992 से इमर्ज करता है। ये बहुत जगह पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है या पूछा जा सकता है कि इंडिया में कब गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। 25 दिसंबर को, उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि पूरा पूरा वीक जो है, जो 25 दिसंबर को फॉल करेगा, गुड गवर्नेंस वीक मनाया जाएगा। गुड गवर्नेंस जो है वो बहुत मिला जुला कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि गवर्नमेंट गवर्नेंस, पार्टिसिपेटिव, कोलेबरेटिव कह लीजिए, जिसमें कि मल्टी एक्टर जो है मिल करके डिसीजन लेते हैं कि देश कैसे चलेगा, उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ये केवल गवर्नमेंट फोकस नहीं रह जाता, ये स्टेट फोकस नहीं रह जाता, इसमें जनता, सिविल सोसाइटी, ये सब मिल करके जो है फैसला लेते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होता है, अकाउंटेबल होता है, इफिशियंट होता है, इफेक्टिव होता है, पार्टिसिपेटिव होता है, अकाउंटेबल होता है। ये सारी चीजें इसमें जो हैं। तो इसमें लेकिन करप्शन थोड़ी आएगा गुड गवर्नेंस, तो बहुत ही लड्डू टाइप की क्वेश्चन हो गई। अब ये जो क्वेश्चन है ये है डिफिकल्ट, लेकिन आपको नॉलेज खूब देता है। इससे ऊपर तो पूछा नहीं जाएगा। ये सब यूजीसी नेट का प्रभाव है, उससे उन्होंने ले लिया है। जो फ्रेडरिक टेलर हैं, FW टेलर, वो जो लिखते हैं बुक, उसका ईयर आपको पूछा है। ऑफ कोर्स ये याद रखना बहुत डिफिकल्ट है, एक बार याद कर लीजिए। शॉप मैनेजमेंट 1903 में मैंने दे दिया। आर्ट ऑफ कटिंग मेटल 1906 में। ए पीस रेट सिस्टम, मतलब कि आप जितना काम करेंगे उस तरह से आपको डिफरेंशियल वेजेस दिया जाएगा, ये 1895 में। और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो उनके फेमस बुक है 1911 में। who talked about reinventing government in public administration। तो ये जो है बुक एक सेमिनल बुक है, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, जो कि एक तरह से लाती है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को। ऑसबॉर्न एंड गैबलर का री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, हाउ द एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट इज ट्रांसफॉर्मिंग द पब्लिक सेक्टर। तो ये ऑसबॉर्न एंड टेलर। यहां पे ये भी, सॉरी, इसको चलिए देखते हैं इस स्लाइड को। और ये भी जो है उससे मतलब एक तरह का ना कंटिन्यूएशन है। जैसे वहां पे आपने देखा कि टेलर का 4 बुक दिया, इस तरह से 2-3 क्वेश्चन ऐसे कंटिन्यूएशन में सेटर लगता है, पूछ रहा है। यहां पे जो है फर्स्ट है कि ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया। ये आप कॉमन सेंस से जान सकते हैं कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो है मायो ने दिया है। आपको पता है हॉथरेनियन एक्सपेरिमेंट अभी जो है पूछा गया था CUET PG में, और मेरे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए। हॉथरेनियन एक्सपेरिमेंट जो है वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, जो कि AT&T USA की सब्सिडियरी कंपनी है शिकागो के पास, वहां पे हुआ था, ना कि यूके में। साइंटिफिक मैनेजमेंट टर्म जो है, ये तो देखिए, अब यही मैं आपको बताना चाहता था कि ये टर्म जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो लुई ब्रांडिस ने कॉइन किया था 1910 में। थोड़ा छुपा हुआ फैक्ट है, लेकिन अब काफी जगह मैंने दे दिया है गाइड वाइड में। लेकिन इसको पॉपुलर बनाया फ्रेडरिक टेलर ने, तो इसको फ्रेडरिक टेलर से मैच कर लीजिए। बाउंडेड रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो हर्बर्ट साइमन देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मैन भी, सेटिस्फाइसिंग भी, ये सब जो है अपनी डिसीजन मेकिंग थ्योरी में वो देते हैं। आइडियल ब्यूरोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो मैक्स वेबर का है। ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट यदि हम देखें, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग यूज द टर्म डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, ये भी आसान क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है। ये लेनिन ने दिया था। लेनिन का ये कहना था कि होगी तो सेंट्रलिज्म, मतलब सेंट्रल एक पार्टी रहेगी, कम्युनिस्ट पार्टी जो वैनगार्ड पार्टी है, लेकिन उसमें डेमोक्रेसी रहेगी। लोएस्ट लेवल पे जो है जनता जो है, लेबर की यूनियन है, ट्रेड यूनियन है, कम्यून है, उसमें जो है डेमोक्रेटिक वे में जो है रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे, फिर वो अपना रिप्रेजेंटेटिव ऊपर चुनेंगे, डेप्यूटीज को चुनेंगे, हर जगह डेमोक्रेसी होगी लेकिन सेंट्रलाइजेशन होगा। तो ये जो थ्योरी था लेनिन का था। What was the aim of Marxist analysis of international relation? ये भी आसान क्वेश्चन है। यदि IR में पर्सपेक्टिव मार्क्सिस्ट देखिए तो वो कहते हैं कि ये हिडन वर्किंग एजेंडा है ग्लोबल कैपिटलिज्म का। जो ग्लोबलाइजेशन या इंटरनेशनल रिलेशन ही क्या है, ग्लोबल कैपिटलिस्ट क्लास को फर्दर करने के लिए जो पॉलिसी बनाते हैं वही ग्लोबल पॉलिटिक्स है, ग्लोबलाइजेशन भी वही है। तो ये तो ठीक है। थ्रू विच ऑफ द थर्ड वर्ल्ड, मतलब इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट से थर्ड वर्ल्ड कुछ अपने पावर को एजर्ट करने की कोशिश करते हैं या कर रहे हैं। आपको तो पता है ग्लोबल गवर्नेंस में कोई सुनता नहीं थर्ड वर्ल्ड की, लेकिन दो चीजें देखिए, जो सॉरी ये गलत है, ओपेक जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री जो है, जो मिडिल ईस्ट में है, वो अधिकतर, और जो न्यू इकोनॉमिक इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर 1970s में जो
फिजल आउट कर गया। इन दोनों जगह पे आप देखेंगे, एक तो अभी भी चल रहा है और दूसरा जो कि खत्म हो गया, उसमें थर्ड वर्ल्ड ने बहुत ज्यादा अपने को एजर्ट किया था। उनका कहना था कि न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जाए, जो कि नहीं हो पाया। लेकिन ओपेक अभी भी जो है उसने पूरी दुनिया को हिलाने की ताकत है। तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट हैं। 51 नंबर क्वेश्चन जो है वो काफी मतलब प्रोबेबल है कि इस बार पूछा जाएगा, ये आप समझिए। इसका कारण ये है कि फर्स्ट यूएन कॉन्फ्रेंस कहां हुआ था ये पूछ रहे हैं, और इस साल उसकी 50वीं वर्षगांठ बनाई गई है। ये हुआ था 1972 स्टॉकहोम स्वीडन में। अभी जो है 5 जून 2022 को स्टॉकहोम प्लस 50 या 50 प्लस कह लीजिए, ये मनाया गया। फिर से एक बार बैठक हुई और लेखा जोखा लिया गया कि 50 साल में क्या हम लोगों ने अचीव किया, क्या नहीं किया। ये फर्स्ट यूएन, और उसी दिन जो है वो ये भी याद रखिए कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी मनाया जाता है। और ये भी याद रखिए कि उसी समय में जो है यूएनईपी की स्थापना भी होती है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, जिसकी हेडक्वार्टर केनिया है। ये भी याद रखिए, क्योंकि ये भी बहुत छुपा हुआ तथ्य है कि यूएनईपी का हेडक्वार्टर अफ्रीका है। ये सारी बातें। अब यहां पे जो क्वेश्चन है 52 नंबर, ये देखिए, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग क्लेम दैट देयर इज ए, अब यहां पे चलिए लौट के आते हैं। 1992 रियो जो है अर्थ समिट होता है, उसमें एजेंडा 21, UNFCCC, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, CBDR, ये सब प्रिंसिपल अपनाए जाते हैं, याद रखिएगा। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल होता है, जो कि COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी अंडर UNFCCC कहते हैं। ये COP3 था 1997 में, जहां पे कि लीगली बाइंडिंग टारगेट CHG गैसेस को कम करने का डेवलप्ड नेशन को दिया गया था। ये तो अलग COP था, इसमें कुछ खास हुआ नहीं। हु अमंग द फॉलोइंग क्लेम दैट देयर इज अ लिंक बिटवीन नॉलेज एंड पावर। जैसे ही नॉलेज पावर का लिंक आए, फूको को याद कीजिए, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म या पोस्ट मॉडर्निज्म को याद कीजिए, वेयर मैन हैव जनरली बीन सीन एज नोअर्स एंड सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ये मैंने कई जगह आपको एक्सप्लेन किया है कि नॉलेज पावर जो है कंस्टिट्यूटिव होता है। जिनको पावर होता है वही नॉलेज गैदर कर पाते हैं, और नॉलेज यदि आपके पास है तो आपके पास पावर है। तो एक दूसरे को ही कंस्टिट्यूट करता है। नॉलेज के क्रिएटर पावरफुल लोग होते हैं, जो मार्क्स भी कहते हैं कि रूलिंग आइडिया किसी भी समय का रूलर का आइडिया होता है। जो रूल करते हैं वही आइडिया, वही डिस्कोर्स बनाते हैं, वही नॉलेज क्रिएट करते हैं। इससे आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि पोस्ट मॉडर्निस्ट के अनुसार से नॉलेज कोई ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है, बल्कि सोशली क्रिएटेड इंटिटी है, जिसको कि डिस्कोर्स के थ्रू आप क्रिएट करते हैं। जो आप क्रिएट करते हैं और जो जनता मान ले, वही जो है नॉलेज है। इसको आप हेजेमनी जो ग्राम्स्की का है उससे भी आप जोड़ सकते हैं। तो ये जो है वुमेन जो पोस्ट स्ट्रक्चरिस्ट हैं, पोस्ट मॉडर्निस्ट, वही ये बात कहती हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है, कि वो वुमेन जो है वो मानती हैं कि वुमेन को जो है ए नोइंग सब्जेक्ट बना दिया जाता है, और मैन जो है वो नोअर हैं, उनके पास नॉलेज है। और ये पावर रिलेशन सोसाइटी में दर्शाता है किस तरह से नॉलेज फ्रेम किया जाता है। तो पोस्ट स्ट्रक्चरल फेमिनिज्म अच्छा क्वेश्चन है, बहुत नॉलेज आपको दे सकता है। ये एकदम अर्बिट क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक रीफैशनिंग नेचर, फूड, इकोलॉजी एंड कल्चर। ये सब जस्ट फिल्टर करने के लिए आपको दिया जाता है। डेविड गुडमैन, माइकल रेडक्लिफ। फिर पूछा जाने की संभावना ऑलमोस्ट जीरो है, छोड़ दीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द टर्म प्रिंट कैपिटलिज्म। ये अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन वेरी टफ क्वेश्चन। एक बार लेकिन आप जान लेंगे तो आप भूल नहीं पाएंगे। ये मिस्टर बेनेडिक्ट एंडरसन कई बार आपको जो है ये 25 जो मैंने 25 MCQ वीडियो दिया, कम से कम 5-6 बार आए होंगे। बेनेडिक्ट एंडरसन ने एक बुक लिखी थी इमेजिन कम्युनिटी, और वो इतनी पॉपुलर हुई थी बिकॉज उन्होंने कहा था कि नेशन क्या है, एक इमेजिन कम्युनिटी है। मतलब आप इमेजिन करते हैं, कोई रियल कम्युनिटी नहीं है। आप जैसे मान लीजिए इंडिया में, क्या आप यदि प्लेन में बैठे हैं, कोई एक सिक्किम का एक आदमी आपके बगल में बैठा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आपका नेशन का है। मतलब देख, हम लोगों का कंट्री इतना विविधतापूर्ण है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कहीं वो भूटान का तो नहीं है, कहीं वो नेपाल का तो नहीं है। और लेकिन फिर भी यदि आप जानेंगे कि वो सिक्किम का है, तो अचानक आपको फील होगा कि आप एक कम्युनिटी के पार्ट हैं, और आप बहुत सारी बातें करने लगेंगे। तो ये इमेजिन कम्युनिटी की बात होती है। और उन्होंने उसमें जो है एक बात कही थी प्रिंट कैपिटलिज्म की, कि जब जब प्रिंट मीडिया आया, जब बुक छपने लगे और कैपिटलिज्म जब आई, तो वो प्रिंट मीडिया के थ्रू जो है डिस्कोर्स को, नैरेटिव को जो है पूरे लोगों तक फैलाया गया। जो अभी मैंने पिछले स्लाइड में कहा, नॉलेज क्रिएट करके फैलाना, उससे जो है नेशनलिज्म क्रिएट की गई। नेशनलिज्म की जो अवधारणा है या डिस्कोर्स है,
उसको मासेस तक पहुंचाया गया कि नेशन होने का मतलब ये होता है कि एक तरह का खान पान है, सोच है, कपड़े हैं, पर्व त्योहार है, एक जैसा हमारा हिस्ट्री रहा है, एक जैसा हमारा फ्यूचर में हम एक साथ हाथ में हाथ बांध के बढ़ना चाहते हैं। और ये क्रिएट किया गया, नेशन स्टेट की अवधारणा वो क्रिएट किया गया, ये महज 200-250 साल पुराना है और ये कैपिटलिस्ट क्रिएशन है, ये भी कई लोग कहते हैं। तो उसको प्रिंट कैपिटलिज्म कहा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो सही आंसर है बेनेडिक्ट एंडरसन। For Hugo Grotius, one among the following is not the cause of a just war. अब ये क्वेश्चन अगेन वेरी टफ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट से ये सब लिया गया, अधिकतर ये क्वेश्चन यूजीसी नेट से इन्होंने कॉपी पेस्ट कर लिया, इसलिए आपको टफ दिखता है, आपके सिलेबस के बाहर का है। बट एक बात जान लीजिए तो आगे भी आपको काम आएगा। देखिए, जस्ट वॉर का जो कॉन्सेप्ट है वो दो जो लैटिन वर्ड है उसमें निहित है। फर्स्ट है जस एड बेलम, ये मतलब लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है जस्ट कंडीशन और कॉजेज ऑफ वॉर, कि आप किस परिस्थिति में आपका वॉर करना जस्टिफाइड है नेशन का नेशन से। तो इसमें 4-5 इसमें क्लॉज है, आप पढ़ लीजिएगा कि वॉर जो है एक लेजिटिमेट सॉवरेन अथॉरिटी के द्वारा डिक्लेयर किया जाना चाहिए। वॉर मस्ट हैव ए जस्ट कॉज, की जैसे कि डिफेंस ऑफ द कॉमन गुड और रिस्पॉन्स टू ए ग्रेव इनजस्टिस। यदि आपके साथ में कोई बहुत बड़ा इंजस्टिस होता है तब आप वॉर कर सकते हैं कोई नेशन, या आप अपने डिफेंस में आत्मरक्षा में कर सकते हैं। द वॉरिंग स्टेट मस्ट हैव जस्ट इंटेंशन, मतलब वॉर का इंटेंशन जो है वो मोरल एथिकल होना चाहिए। हाउ कैन इट बी? द एम ऑफ वॉर मस्ट बी इस्टेब्लिश बाय जस्ट पीस, और मतलब एम जो है वो पीस को एस्टेब्लिश करना होना चाहिए। ये सब ब्ला ब्ला है। वैसे तो मतलब वॉर हमेशा बुरा होता है, वायलेंस बुरा होता है, वो उसका पीस से नाता नहीं होता है, लेकिन आपको पता है कि लिबरलिज्म जो है हर चीज को एक मुखौटा देती है। तो इवन वॉर को भी जो है लिबरलिज्म ने जस्ट एड बेलम और जस्ट इन बेलो के थ्रू जो है एक इथिकल मोरल पीसफुल मुखौटा देने की कोशिश की है। अब ग्रॉटियस जो कि ह्यूगो ग्रॉटियस जो कि डच फिलोसफर थे, उन्होंने जो है जस्ट कॉज, उन्होंने भी जस्ट एड बेलम पे काफी चीजें लिखा हुआ, एक रैशनलिस्ट इंटरनेशनल थिंकर थे। तो उन्होंने कहा कि सेल्फ डिफेंस, रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब आपका कोई प्रॉपर्टी लूट के ले गया है उसके रिकवरी के लिए, अपने आत्मरक्षा के लिए, और पनिशमेंट देने के लिए, मतलब कि तुम किसी ने रॉन्ग किया है किसी राष्ट्र ने बहुत, उसको पनिश करने के लिए, ये 3 कारण यदि हैं तो वो जस्ट वॉर है। तो आप यहाँ पे खोज लीजिए, इसी से ये दिया गया है। तो सेल्फ डिफेंस है, टू सीक ए रिपेरेशन ऑफ इंजरी, रिपेरेशन मतलब होता है हर जाना, तो रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी, एंड टू पनिश ए रॉन्ग डूअर, ये पनिशमेंट हो गया। तो इसमें केवल ये नहीं है, इसीलिए यही सही आंसर है। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड देख लीजिए, आपको आगे पूछा जाता है जस्ट इन बेलो। जस्ट इन बेलो कि वॉर हो रहा है, हो गया, अब क्या कॉज है, ये तो जस्ट एड बेलम में है। तो वो कंडक्ट कैसा होना चाहिए? आपको पता है कि जिनेवा कन्वेंशन अभी बने हैं, लेकिन उसमें कई उससे भी पहले जैसे ह्यूगो ग्रोटियस एंड अदर्स ने काफी चीजें लिखा है कि जस्ट कंडक्ट ऑफ वॉर कैसा होना चाहिए, लाइक रेस्ट्रिक्टिंग द मीन्स ऑफ वॉर to not only what is necessary to achieving the ends, and also out of sense of humanity, not only following law of nation but also natural justice। मतलब यह है कि लड़ाई में भी आप ह्यूमैनिटी को मत भूलिए, आप नेचुरल जस्टिस को मत भूलिए। जैसे कि आप दुश्मन के सेना को यदि वो सरेंडर कर रहा है तो उसको मारिए मत, आप उसके बॉडी को, कोई मरा है तो उसको सम्मान दीजिए, उसका अंतिम संस्कार कीजिए, उसको म्यूटिलेट मत कीजिए, जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी मत कीजिए। और इसके लिए जो इंटरनेशनल लॉ बने हैं जैसे जिनेवा कन्वेंशन, उनको ही केवल मत मानिए, उससे ऊपर जो भगवान का या नेचर का लॉ है उसको भी मानिए, नेचुरल लॉ को भी मानिए, नेचुरल जस्टिस को मानिए। तो ये सब जस्ट कंडक्ट ऑफ वॉर है, इसको पढ़ लीजिएगा, ये आपको कहीं ना कहीं क्रॉप अप करेगा, ऑफ कोर्स आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन यूजीसी नेट के चलते आपके पीजी एंट्रेंस टेस्ट में आप पढ़ता है। द सेकेंड वेव फेमिनिज्म, अब ये तो आपको, आपके लिए आसान होना चाहिए, मैंने रेट्स इसलिए दिया है कि लोग याद नहीं रखते, लेकिन अब मेरे साथ यदि आप इतने दिनों से देख रहे हैं तो आपको पता है कि 1960s और 70s में जो है जो फर्स्ट वेव के बाद जो है, फर्स्ट वेव तो लिबरल फेमिनिज्म था, सेकेंड वेव जो है 60s 70s में यूएस और वेस्टर्न वर्ल्ड में पैदा होता है, जैसे सिमोन डे वेवर, कैट मिलेट एंड मेनी अदर्स, जो कि एक तरह से रेडिकल फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसमें सिमोन डे वेवर बोलती हैं कि वुमेन आर नॉट बोर्न बट मेड। तो वहां पे जो सोशल कंस्ट्रक्शन जो जेंडर का है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है और उस टाइप की बात आने लगती है, काफी मतलब रेडिकलाइज हो जाता है। तो ये सेकेंड वेव है, इसके बारे में आप गाइड में डिटेल में देख सकते हैं, डिटेल मींस जितना रिक्वायर्ड है ईटी के लिए उतना उसमें है।
अब हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु एडवोकेट दैट द स्टेट शुड बी व्यूड एज ए सर्वेंट ऑफ इट्स पीपल एंड नॉट वाइस वर्सा। अब ये तो इतना अरबिट क्वेश्चन है। यहाँ चार जो हैं यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उसमें से एक ने कहा है, अब ये तो आप जानते हैं तो जानते हैं, कॉफी अन्ना ने कहा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कमीशन एम्प्लॉयज फेडरेशन। ये क्वेश्चन अच्छा है, कांसी राम जी को आप नहीं भूलना चाहिए, ये कई जगह आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे मैं कहता हूं, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो कि पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रिग्विंग भी है। इन्होंने बैमसेफ नाम का, इसका जो फुल फॉर्म को यदि आप कंप्रेस कीजिएगा तो बाम सेफ हो जाता है, बैम सेफ। तो इसकी इन्होंने जो है स्थापना की थी 70s में। बाद में वो उन्होंने एक और ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी, DS4। DS4 का मतलब है D 4 बार S, इसलिए 4। तो DSS, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, आप 4 S देख सकते हैं। तो ये DS4 था। बाद में 1981 में किया था, और बाद में DS4 एक तरह से न्यू अवतार BSP के फॉर्म में, बहुजन समाज पार्टी के फॉर्म में 1984 में आता है। तो कांसीराम इन सब के संस्थापक हैं। मायावती जी आजकल जो है BSP को चलाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत तरीके से पूछा जा सकता है, BSP की स्थापना कब हुई एंड ऑल, DS4 क्या था, बामसेफ क्या था। तो सही आंसर है कांसीराम। Who advised Gandhi after return from South Africa to get to know rural India better? तो ये तो बहुत ही रिपीटेड टाइप ऑफ, अब आपको लगता होगा गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु थे जब वो इंडिया में आए थे, तो वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, एक मॉडरेट कांग्रेसी जो एक समाज सुधारक भी थे, पुणे और महाराष्ट्र बेस। वो एक सोसाइटी चलाते थे, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। उसके पहले वो डक्कन एजुकेशनल सोसाइटी से भी जुड़े हुए थे। उनको पॉलिटिकल गुरु गांधी जी कहा जाता है। उन्होंने ही कहा था कि आप पूरा घूम घूम करके इंडिया को देखो, और फिर उसी से गांधी जी का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इसमें ऐसे पूछा सकता है कि हु इज कंसिडर्ड एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। हु अमंग द फॉलोइंग आर गुड, the indigenous educated individuals staffing far-flung colonial empire were often the originator of nationalist dialogue। अब अगेन ये वेरी वेरी अरबिट क्वेश्चन है, ये आप जानते हैं तो जानते हैं। अगेन ये सेकंड बेनेडिक्ट एंडरसन सेकंड टाइम आपके क्वेश्चन में आ रहा है। एक ही व्यक्ति से देखिए कितने क्वेश्चन। ये उसी बुक जो इमेजिन कम्युनिटी में उन्होंने फिर से जो है नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को कौन फैलाते हैं उस पर ये बात कही थी। Which committee among the following recommended the which committee among the following recommended the transfer of resources and genuinely empowering local governments? अब ये क्वेश्चन अच्छा हो सकता है, मैंने वायलेट से दिया है, मतलब मीडियम टू टफ। यदि आपने मेरे गाइड को पढ़ा हो या अन्य, तो मैं उसमें जितने पंचायती राज से रिलेटेड कमिटी या कमीशन है मैंने उसका दिया है। ऑफकोर्स उसमें GL व्यास कमिटी मैंने नहीं दिया, वो अच्छा है, यहाँ देख लीजिए। ये भी राजस्थान गवर्नमेंट ने बनाया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के फंक्शनिंग को लेकर के। GVK राव कमेटी, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, LM सिंघवी कमेटी, सादिक अली कमेटी, ये सारे जो हैं वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे बने हैं, जिसमें से बलवंत राय मेहता कमेटी जो है 1957 में बनी थी। ये सब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है पंचायती राज पे। ये बनी तो थी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP, जिसके तहत कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनाए गए थे। नेहरू जी की कल्पना थी कि 4, 5 या 6 गांव को मिला के या 10 गांव को मिला के एक ब्लॉक बनाया जाए, उसमें एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बिठाया जाए और वहां कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, और उसको कैसे पावर दिया जाए उसके लिए कमेटी बनी थी। लेकिन ये CDP की के फंक्शनिंग को देखते देखते ये पंचायती राज के बारे में इन्होंने काफी सारे रिकमेंडेशन कर दिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि 3 टियर होना चाहिए, और वही अंत में रहा। अशोक मेहता कमेटी ने उसको 2 टियर करने की बात कही थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट देने की बात की थी। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट तो अशोक मेहता से लिया गया, लेकिन 2 टियर जो है वो उसको नकार दिया गया गवर्नमेंट द्वारा। बलवंत राय मेहता ने जो 3 टियर बोला था उसी को एक्सेप्ट किया गया। GVK राव कमेटी ने जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है प्लानिंग की बात की थी, जिससे कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो बनी DPC, वो उससे लिया गया। तो इस तरह से कुछ कुछ सबसे जो है कुछ कुछ लिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसका सही आंसर है बलवंत राय मेहता कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। अब देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पूरे दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टी जो है 90s के अर्ली पार्ट में 1910 से लेके 2030 तक
यूरोप में पहले क्रिएट हुई और फिर एशिया में भी, और ये सब इसलिए हुआ कि 1970 में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ रसिया में, वहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी, तो उससे प्रभावित होकर के पूरे दुनिया में जो है कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। इंडिया में भी उसका प्रभाव पड़ा और 1925 में यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनती है। बाद में जब चाइना वॉर होता है 1962 में, तो इस इशू पे कि चाइना को में जो माओ हैं उनके नीति को लेकर के, तो दो पार्ट में बढ़ जाती है, प्रो चाइना अगेंस्ट चाइना, मतलब प्रो चाइना प्रो रसिया कह लीजिए। प्रो रसिया जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो जाती है, प्रो चाइना टाइप की जो है सीपीआईएम जो है। इन बात पे इसका विभाजन हो जाता है 1964 में। बाद में सीपीआईएम जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, इलेक्ट्रॉली जो है इलेक्ट्रॉरली जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, मतलब वो इलेक्टोरल विक्ट्री उसको सीपीआई से ज्यादा मिलता है। तो सीपीआई के बारे में एक बात और जान लीजिए कि जो एम.एन. रॉय हैं, मैंने इनका पूरा नाम दिया है मनवेंद्र नाथ रॉय, जिनको मैंने पढ़ाया नहीं है, जो रेडिकल ह्यूमनिज्म के जो है प्रोपोनेंट रहे हैं, तो वो उन्होंने ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी, मेमोरी से बोल रहा हूँ, चेक कर सकते हैं, जहां पे कि ताशकंद समझौता हुआ था, जिसमें कि हमारे यहाँ से लाल बहादुर शास्त्री गए थे और पाकिस्तान 1965 हुआ। उसी ताशकंद में 1920 में उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जारी किया था, और ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फाउंडर एंड फर्स्ट लीडर ऑफ सीपीआई, और 1925 में जो इसकी स्थापना होती है। Who among the following is associated with mass society theory? अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स मैंने इसको मरून से शो किया है क्योंकि टफ है। ये है बहुत इंटरेस्टिंग और आपको एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट जानना चाहिए। मास सोसाइटी इज ए फिनोमेना, मैं सिंपली रीड कर रहा हूं फिर एक्सप्लेन करते हैं। मास सोसाइटी इज ए फिनोमेना ऑफ मॉडर्न टाइम दैट डिनोट ए सोसाइटी ऑफ ए मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड एटोमिस्टिक इंडिविजुअल, इस टाइप से। A mass society is a society in which prosperity and bureaucracy of the capitalist system has weakened traditional social tie. अब यहां पे समझिए कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है वो कैसा होता था, वो ऐसे होता था ग्रेडेड। ये मान लीजिए यूरोप में है तो यहाँ लॉर्ड है, बैरन है, लॉर्ड है, तो नाइट्स है, सर्फ है, एकदम लैंडलेस लेबर है। इंडिया में है तो यहाँ है ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, और ये ट्रेडिंग क्लास एंड अदर्स, ये शूद्र हैं, अनटचेबल्स हैं। और इसमें जो है लोग एक दूसरे से जो है वो बंधे होते थे परंपरा से। उसको आप कह सकते हैं ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स, ये होता था। जो हायर लैडर में है उसका कुछ ड्यूटी है लोअर के लिए, लोअर का भी कुछ ड्यूटी है हायर के लिए, और इस तरह से वो चलता था। ये सब जब टूट जाते हैं ना, ये सब जब ऐसे हो जाते हैं, इस तरह से ऐसा हो जाते हैं, मास सोसाइटी हो जाते हैं। अब सब एटोमिस्टिक हो गए हैं, कोई सब हॉरिजेंटल जुड़ रहा है। हम तुमसे कोई छोटे नहीं है, बड़े नहीं है, हम किसी ग्रेडेड इनइक्वलिटी ग्रुप के पार्ट नहीं है कि तुम क्लास टूट गया, कास्ट टूट गई, तो उसमें कैपिटलिज्म आ गया, कोई भी कुछ बन सकता है। तो ऐसा जिसमें कि सब टाई बंधन टूट गए, तो वो मास सोसाइटी जो है उसकी कल्पना की गई कई कई ऑथर द्वारा, जैसे कि टॉकवेल ने जो है उसने कहा, और उन्होंने कहा कि इस सोसाइटी में ना डेमोक्रेसी के नाम पे टिरनी ऑफ द मेजोरिटी हो जाता है। अब क्या होता है कि कोई इलीट का कोई गाइडेड मतलब कि शासन नहीं होता है। अब जिसकी मतलब मेजोरिटी है उसका राज है, तो ये जो मतलब कि अनगिनत जो लोग हैं, इवन पुअर हों, दबे कुचले हों, वो जो वोट देंगे तो उसी का बनेगा, वो टिरनी ऑफ मेजोरिटी हो जाएगी, मतलब माइनॉरिटी की बात कोई सुनेगा नहीं। इमिल दरखाइम जो है उन्होंने कहा इसी से कि एनोमी बनता है। एनोमी मतलब कि एक ऐसा समाज जिसमें कि सभी एक दूसरे से जो है कोई नाता ही नहीं है, सब एटम के तौर पे मिलते हैं, इक्वल के तौर पे मिलते हैं, सब आइसोलेटेड होते हैं, कोई किसी से जो है नाता रिश्ता ट्रेडिशनल बॉन्ड जो है वो टूट जाता है। काफी वैल्यूलेसनेस, नॉर्मलेसनेस टाइप की जो फीलिंग है जो सोशोलॉजी में। एंड इसी बात को जो है फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो क्रिटिकल थिंकर्स हैं, जिसका बाद में जिक्र आएगा, उन्होंने भी इस टर्म को एसोसिएट किया मास सोसाइटी को, और इसको एक तरह से निगेटिव देखा जाता है। ये कैपिटलिज्म का कंसेक्वेंस है, लिबरलिज्म का कंसेक्वेंस है, ये वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन का कंसेक्वेंस है, और
इसी के बेसिस पे आज का मॉडर्न समाज है, जिसको बोलते हैं एटोमिस्टिक एनोमिक समाज। अपने अपने में सिमटे हुए, हर कमरे में अलग अलग लोग अपना जीवन जीते हुए, एक परिवार में भी लोगों में बातचीत बहुत कम, एक समाज में एक बहुत कम, इस टाइप की जो थॉट है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में ज्यादा अभी है और इवन इंडिया में भी आ गई है। तो ये सारा जो मास सोसाइटी के जो थ्योरी है, उसमें से एक जो है यहाँ पे जो है, ये सब तो नहीं है, ये सब तो सब फेमिनिस्ट इसमें काफी हैं। एरिक फ्रॉम जो हैं, एरिक फ्रॉम जो हैं वो फ्रैंकफर्ट स्कूल के क्रिटिकल थिंकर हैं और उन्होंने भी मास सोसाइटी पे काफी काम किया, इसलिए सही आंसर ये है। ईवी रामास्वामी नायकर, जिसको हम लोग प्यार से पेरियार कहते हैं, इसको साउथ का आप अंबेडकर जी भी कह सकते हैं, बैकवर्ड क्लास मूवमेंट के वहां पे जनक, और उन्होंने जो है जस्टिस पार्टी वहां पे बनाया था। जस्टिस पार्टी को ही बाद में एक न्यू अवतार में जो है वो डीके उन्होंने फॉर्म किया, द्रविड़ कजगम 1942 में, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये संस्थापक हैं द्रविड़ कजगम के, द्रविड़ मूवमेंट के भी संस्थापक। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 7 साल बाद ही जो है सीएन अन्नादुरई ने डीके को बदल करके डीएमके बनाया, द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम। मैंने इसका मीनिंग भी एक वीडियो में आपको बताया था। एक डेवलपमेंट कमेटी होती है मुन्नेत्र कजगम, द्रविड़ के लिए डेवलपमेंट कमेटी। और बाद में जो है 1972 में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमजीआर, प्यार से एमजी रामचंद्रन जो है वो एक एक्टर थे, उन्होंने जो है 1972 में इसको तोड़ दिया डीएमके को और अलग हो गए, वो एआईएडीएमके बनाया, जिसकी जयललिता बड़ी लीडर बनी। तो ये सब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। The class alliance in Kerala that undergirded the social democratic path might be coded as, इस क्वेश्चन को आप, बेहतर होगा कि इस तरह क्वेश्चन को भूल जाएं। ऐसे इसका सही जो है वो ग्रीन ऑरेंज है, मैंने यहाँ लिख दिया है कि ऐसा क्यों है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसको डिस्कस भी नहीं करना चाहता क्योंकि इस तरह क्वेश्चन का आप तैयारी कर नहीं सकते हैं। Nothing of the part 9 of the Indian Constitution included by the 73rd Amendment Act to the Indian Constitution apply to the states of, ये तो सीधा उस एक्ट जो 73 अमेंडमेंट एक्ट का एक लाइन को ले लिया गया है। ये मैंने अपने वीडियो में भी बताया था, जहां पंचायती राज में बता रहा था, डिसेंट्रलाइजेशन में। बेसिकली क्या है कि जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट बनी थी वो पूरे इंडिया में पंचायती राज को लागू किया गया था, उसको पार्ट 9 में रखा गया था, लेकिन इस पार्ट को, या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की जो व्यवस्था थी एज पर दैट अमेंडमेंट, वो लागू नहीं होता था। कहां कहां? मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड हिल एरिया एंड 6th शेड्यूल का जो एरिया है, जो ट्राइबल एरिया है, वहां पे पार्ट 9 नहीं लागू होता है। ये उसी अमेंडमेंट में लिखा हुआ है। तो ये तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया कि यदि आप ये जानते हैं, वैसे तो बहुत डिफिकल्ट होगा कि मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, तो सिक्किम जो है, सिक्किम जो है केवल में लागू है, तो इन तीनों में लागू नहीं है। ऑफ कोर्स इसका जो चॉइस होगा वो ए बी सी एस टाइप का होगा, तो ये तीनों में लागू होगा। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, चूंकि हम लोग अब जान गए हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए लेट अस रिवाइज। एक तो इसमें पूछा जाता है जो कि बहुत ही अरबिट है, लेकिन अब आप याद कर सकते हैं कि अंडर आर्टिकल 243 ZD, अब देखिए कितना अरबिट है। वैसे 243 पूरा ही जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 73rd कॉन्स्टिट्यूशन में घुसाया गया था, उसमें एक ZD है, उससे स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी, DPC। अब इसको रट लीजिए, सीधा मैं बोलूंगा याद कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको काम आ जाएगा। दूसरा चीज याद कर लीजिए, पेसा। पेसा क्या है? पेसा है द प्रोविजन फॉर पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996। अब पेसा एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये लोग को पूछने के लिए, क्योंकि इसमें हुआ क्या था कि पहले ये शेड्यूल्ड एरिया, जैसे कि शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के एरिया में, जैसे आपने देखा कि ये लागू नहीं था, लेकिन पेसा एक्ट के तहत जो है वो 5th जो शेड्यूल में जो एरिया है, ट्राइबल एरिया, उसमें इसको एक्सटेंड कर दिया गया पंचायती राज की व्यवस्था को। और ये जो है, ये भूरिया, दिलीप सिंह भूरिया थे, भूरिया कमीशन के रिपोर्ट के बेसिस पे किया गया था। ये अलग क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कमीशन है जिसने की रिकमेंडेशन दिया था कि पंचायती राज की व्यवस्था को शेड्यूल्ड एरिया जो ट्राइबल के लिए उसमें एक्सटेंड किया जाए, तो उसका आंसर होगा भूरिया कमीशन। फिर ये पूछा जाएगा कौन से एक्ट से एक्सटेंड किया गया, तो पेसा, उसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, कब किया गया, तो 1996 में। कहां कहां पे लागू नहीं था, तो यहां लागू नहीं था। और डीपीसी क्या है, तो इससे 6-7 क्वेश्चन आप यहाँ पे आप देख सकते हैं।
At present, the ex officio member of नीति आयोग are. I am not going to discuss. आप गूगल पे खोज लीजिए, ये करंट इवेंट का क्वेश्चन है, ये कोई याद नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वेरी गुड क्वेश्चन। जेएस मिल ने इसमें से क्या मतलब बुक जो लिखा है, लेखनी है, तो जेएस मिल आपको पता है कि उन्होंने बुक लिखा था यूटिलिटेरियनिज्म ऑन लिबर्टी एंड कंसिडरेशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, आपको याद भी हो जाएगा इससे। बेंथम ने लिखा था जो फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म है, ए फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट। लॉक ने लिखा था टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, इसी में उन्होंने अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी थी। और लास्की जो कि एक लेफ्ट ओरिएंटेड लिबरल थिंकर रहे इंग्लैंड के, उन्होंने जो है लिखा था द राइज ऑफ यूरोपियन लिबरलिज्म, आपको याद भी हो जाएगा इसको देखने से, और इंपॉर्टेंट भी। 67 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा है, इसमें आपको एक थॉट है, और यहाँ पे किसने प्रोपाउंड किया वो थॉट, वो है जस्टिस एज फेयरनेस। ये तो आप जोर से चिल्ला के कह सकते हैं कि जॉन रॉल ने दिया था। इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है रॉबर्ट नॉजिक ने दिया, जो एक लिबर्टेरियन मॉडर्न थिंकर माने जाते हैं। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ये मैंने आपको बताया भी है कई वीडियो में कि जेराल्ड कोहेन जो है वो मार्क्सिस्ट ओरिएंटेड, परहैप्स कनाडा के ये थिंकर रहे हैं, तो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से उस पर अपने थॉट दिए हैं। और जस्टिस एज कैपेबिलिटी, इंडिया के प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो कि नोबेल प्राइज विनर भी हैं, जहां भी कैपेबिलिटी अप्रोच आए, आपको ह्यूमन डेवलपमेंट का आए, चाहे ह्यूमन फ्रीडम का आए, चाहे ह्यूमन जस्टिस का आए, वहां पे आप अमर्त्य सेन को याद कीजिए, और इनके साथ मार्था नॉसबॉम को भी याद कीजिए, उन्होंने भी कैपेबिलिटी थ्योरी पे इनके साथ काम किया है, जो कई बार पूछा जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन भी आसान है और अच्छा है। ये आज़ादी के पहले की अब कहानी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आज़ादी के पहले हुए थे, इसलिए मैंने एग्जाम गाइड में उसको भी दे दिया है, ये हर जगह पूछा जाता है। मुस्लिम के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया था, अब सेपरेट इलेक्टोरेट का मायने एक लाइन में समझ लीजिए कि मान लीजिए एक कंस्टिट्यूएंसी है नई दिल्ली, अब उसमें दो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, एक हिंदुओं के कैंडिडेट हैं, एक मुस्लिम कैंडिडेट हैं। हिंदू केवल हिंदू के रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं, मुस्लिम अपना चुन रहे हैं, तो एक ही कंस्टिट्यूएंसी से दो एमएलए या दो एमपी होंगे, इसको सेपरेट इलेक्टोरेट बोलते हैं। और ये मुस्लिम के लिए लाया गया था, जो ये एक्ट था जिसको कि मोरले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहते हैं, उसमें लाया गया था। 1919 एक्ट से डायरची लाया गया था। डायरची क्या है मैं बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि एक तरह का डुएल गवर्नमेंट, उसमें सेंटर में भी और स्टेट में भी। प्रोविंस में खास करके डायरची लाया गया था, वहां पे एक गवर्नर जनरल होते थे। गवर्नर जनरल जो है अभी के समझ लीजिए चीफ मिनिस्टर जैसे गवर्नर जनरल, उनकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल अभी का समझ लीजिए मिनिस्ट्री हो गई, और एक जनता के चुने हुए जो है ना वो लेजिस्लेचर भी होते थे। आप अभी का पार्लियामेंट समझ लीजिए, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके लोगों को भी उनके जो चुने हुए जो प्रतिनिधि थे, ऑफ कोर्स क्या चुने हुए, उस समय 8-10% लोग ही केवल वोट कर पाते थे, लेकिन फिर भी, तो वो जो चुने हुए लोग थे उनको भी कुछ मंत्रालय दे दिया गया चलाने के लिए, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को मेजर मंत्रालय इनको दिया गया। तो ये जो डिवाइड किया गया चुने हुए मंत्री और एक नॉमिनेटेड मंत्री जो मिल करके गवर्नर के साथ शासन चला रहे हैं, इसको डायरची कहा गया इन 1990 एक्ट, जिसको कि मॉन्टेग चेसमफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 हर 10 साल में लाने का उस समय प्लान था। 99 में लाया गया, 1919 में, तो इसके अनुसार से 1929 में आना चाहिए, लेकिन उसमें साइमन कमीशन आई, आंदोलन हो गया, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, तो 1935 में जाकर के नेक्स्ट आई, जो कि लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था अंग्रेजों के द्वारा आजादी के पहले। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद आई थी, बहुत विशद विवेचना के बाद, उसमें बहुत सारे चीजें थी, जिसमें एक था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ये था आप यहां देखिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या थी, एक तरह से फेडरलिज्म लाया गया था, मतलब जो अभी 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 भी है कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में एकदम एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ वर्क होगा, लेजिस्लेचर होगा, ये लाया गया था। और बहुत सारी चीज और इसमें लाई गई थी, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था। इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इससे काफी चीजें लिया है। एंड देन इंक्लूजन ऑफ मुस्लिम मेंबर इन प्रोविंशियल काउंसिल जो है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक ही बच गया, 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट, इसके पहले 1861 में भी आई थी, 1892 में आई, उसमें जो है जो जो चुने हुए मेंबर जो थे प्रोविंशियल काउंसिल, उसमें मुस्लिम मेंबर को भी, सॉरी इंडियन मेंबर को इंक्लूड किया गया, उसके पहले केवल ब्रिटिश उसमें होते थे। हु वाज
consensually elected to be the provisional president of the constituent assembly on 9 दिसंबर। ये तो एक ऐसा अच्छा क्विज क्वेश्चन है जो मैंने अपने एग्जामिनेशन गाइड में भी दिया है और कई जगह आपको दिखेगा। एक क्विज क्वेश्चन मतलब आपको जानना चाहिए कि जब तक राजेंद्र प्रसाद जी नहीं बने थे परमानेंट चेयरमैन, जिसको आप कह सकते हैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष, उससे पहले एक टेम्पोररी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ऑफ बिहार। ये भी बिहार के थे, राजेंद्र प्रसाद भी बिहार के थे। तो ये तो एक रिपीटेड क्वेश्चन है। Who among the following scholars are known to have propounded critical theory? अब क्रिटिकल थ्योरी आप देखेंगे तो मैंने कई बार आपको बताया कि फ्रैंकफर्ट स्कूल जो जर्मनी में है उससे जुड़े हुए जो थिंकर हैं वो क्रिटिकल थिंकर कहलाते हैं। अब ये क्रिटिकल थिंकर हैं क्या, इनके थॉट यदि आप देखेंगे तो ये मार्क्सिज्म से तो इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, ये कैपिटलिज्म या लिबरल कैपिटलिज्म से तो दूर है, लेकिन ये मार्क्सिज्म के बहुत चीजों को नकारते भी हैं। तो एक तरह समझिए कि मार्क्सिस्ट थॉट को कैसे और क्रिटिकल बना दिया गया है मॉडर्न टाइम में, वही क्रिटिकल थिंकर हैं। तो इसमें इन सबको रट लीजिए, ब्लॉक हैं, बेंजामिन वॉल्टर बेंजामिन है, मैक्स हॉर्खहेमर हैं, एरिक फ्रॉम जो अभी देखा आपने मास सोसाइटी जिन्होंने दिया है, हर्बर्ट मार्क्यूज हैं, हैबरमास है जिन्होंने एक्शन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन इस टाइप का दिया है। तो ये सारे लोग फ्रैंकफर्ट स्कूल से, आप यहाँ पे सब इसको मार सकते हैं। इसमें जो नहीं है ये सब हैं इसमें, केवल एक जो है बर्नस्टीन नहीं है। बर्नस्टीन जो है एक जर्मनी के एक सोशल डेमोक्रेट हैं, मतलब एक तरह से लेफ्ट लीनिंग जो डेमोक्रेट होते हैं उस टाइप के बर्नस्टीन रहे हैं। तो इसको आप अलग कर दीजिए, बाकी सब हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़े हुए या क्रिटिकल थिंकर। Who of the following constitute the electoral college to elect president of India? यदि आप मेरे साथ बने हुए हैं इन सब MCQ वीडियो में तो आप इस क्वेश्चन को बोलेंगे कि सर इसको छोड़ दीजिए, हम लोग जानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो इलेक्टेड मेंबर हैं, इलेक्टेड ध्यान दीजिए नॉट नॉमिनेटेड, दोनों ही हाउस ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा प्लस जो इलेक्टेड मेंबर हैं विधानसभा के मींस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, ये मिल करके प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट STV मेथड से होता है, मैंने आपको पढ़ाया है। यहाँ पे एक रिलेटेड क्वेश्चन ऑलवेज आएगा कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, मतलब कौन लोग वाइस प्रेसिडेंट को चुनते हैं। वहां पे क्या हो जाता है, विधानसभा गायब हो जाती है और लोकसभा राज्यसभा बनी रहती है, और वहां जुड़ कौन जाते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर। यहाँ पे प्रेसिडेंट में नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है और वाइस प्रेसिडेंट में हैं, तो इसका आंसर होगा सभी मेंबर लोकसभा और राज्यसभा के, चाहे वो नॉमिनेटेड हो चाहे वो इलेक्टेड हो। तो सही आंसर क्या हो गया, दिस सी, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव स्टेट। Insertion of fundamental duty was made by Constitution 42nd Amendment Act 1976. Thank you, the question setter आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको बस पढ़ा रहे हैं ये। अब ये पूछते हैं एक अर्बिट क्वेश्चन, और ये कब अमेंड किया गया, तो ये एक बार आप जान लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। इनको 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया था, जिसमें कि राइट टू एजुकेशन देने की बात थी, उसमें इसको अमेंड किया गया। और यहाँ पढ़ लीजिएगा, इसमें कहा गया माता पिता को कि 6 से 14 साल के बच्चों की आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि उनको पढ़ने दें, उनको जॉब ना करने दें, उनको इधर उधर काम वाम में घर के काम में ना लगा दें, उसको स्कूल भेजें। ये ड्यूटी में इंक्लूड किया गया इस अमेंडमेंट के थ्रू, 86 अमेंडमेंट के थ्रू। Which of the following is not authored or co-authored by Karl Marx? अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता है द कैपिटल, दास कैपिटल मतलब द कैपिटल, द होली फैमिली, द जर्मन आइडियोलॉजी, ये सब जो है मार्क्स या मार्क्स एंगल ने मिलकर लिखा। स्टेट एंड रिवोल्यूशन जो है वो बेसिकली लेनिन ने लिखा था, व्लादिमीर लेनिन ने। इसको याद भी कर लीजिए, कई जगह पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड सेकुलरिज्म एज। अब ये एकदम बिल्कुल अर्बिट क्वेश्चन, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर जान लीजिए। ये एक बुक था, द प्रिंसिपल्स ऑफ सेकुलरिज्म, जॉर्ज जैकब हैलियोएक द्वारा, उसमें ये लाइन कही गई थी। इतना अर्बिट क्वेश्चन ये सब है। इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम, वैसे तो बहुत आसान है, फंडामेंटल राइट आपको पता है कि यूएसए से हम लोगों ने लिया है, इंस्पायर, ये कहां से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर हुआ है ये पूछा जा रहा है। बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है। डायरेक्टरी प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने लिया, कैबिनेट गवर्नमेंट या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्लियामेंट्री सिस्टम, एंड कई सारे हम लोगों ने जो है वो ब्रिटेन से लिया है। यहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए कंफ्यूजन ये आगे के लिए है। प्रिविलेजेस जो है ये 105 आर्टिकल में लिखा हुआ है। मेमोरी से मैं बोल रहा हूं, ये भी पूछा जाता है। मेंबर्स पार्लियामेंट के जो या लेजिस्लेचर के कुछ प्रिविलेजेज होते हैं,
मतलब उनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे उनको जो है अरेस्ट करने का सिविल केसेस में जब चल रहा हो, उनको उसके अंदर में लोकसभा या विधानसभा में मतलब पार्लियामेंट या विधानसभा में वो क्या बोल रहे हैं उस पर कोई कोर्ट में कोई नहीं केस दायर कर सकता है। अपने कोई भी उनको विशेषाधिकार का हनन करे तो उसको एक तरह से कोर्ट की तरह जो है पार्लियामेंट या विधानसभा बिहेव कर सकती है। ये सारे प्रिविलेजेज हैं। ये कई जगह ये है कि ये जो है यूके से हम लोगों ने लिया है, और यहाँ पे ये आपको फोर्स कर रहे हैं ये सोचने को कि ऑस्ट्रेलिया से लिया है। मैं आपको क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, इस पर पढ़ लीजिएगा। मुझे जहां तक लगता है कि ज्यादा हम लोगों ने इसको यूके से लिया है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी काफी चीजें इससे रिलेटेड हैं, पढ़ लीजिए। यहाँ पे और मैं दो जोड़ रहा हूं, जो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाता है ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये हम लोग ने वेइमर रिपब्लिक जर्मनी से लिया है, काफी जगह पूछा जाता है। और फंडामेंटल ड्यूटी जो है, जो 1976 में इंसर्ट किया गया 42nd अमेंडमेंट से, ये रसिया से लिया गया है। ये दोनों भी पूछा जाता है। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत आसान है, मेरे गाइड में भी है, पिछला वाला भी, सब काफी आसानी से आप कर सकते हैं। यूनियन जो डिफरेंट जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, उसने काफी सारे सब कमिटी बना दिए थे। उसमें से 4 का जिक्र यहाँ है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यूनियन का नाम आए तो जवाहरलाल नेहरू दे दीजिए, प्रोविंशियल का नाम आए तो वल्लभ भाई पटेल दे दीजिए, प्रोविंशियल मतलब स्टेट। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन तो आपको याद होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जिन्होंने बेसिकली ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को। और एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली BN राव थे। मेरे हिसाब से वो एक लॉयर थे। इसमें इतनी सारी लीगल टर्म आप देख सकते हैं, उन्होंने ये सब बनाया था। 79 जो है मोस्ट अर्बिट क्वेश्चन है, लेकिन अब इतना देखने के बाद आपको ये भी अर्बिट नहीं लगता होगा, क्योंकि ये कई जगह कूद कूद करके ये क्वेश्चन आता रहा है। जीएसटी जो है जब लागू हुई तो जीएसटी से रिलेटेड ये आशा की गई कि करंट इवेंट में आपको सब कुछ याद होगा कि किस किस आर्टिकल से लाया गया, इसलिए मैंने अपने गाइड में भी दे दिया है। इससे एक ही से आप पकड़ सकते हैं, यदि जीएसटी काउंसिल आपको पता हो कि जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279 में, केवल इतना भी यदि आपने याद कर लिया ना, तो आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि एक ही मैच से चारों हो जाता है। मैंने आपको ये टिप्स बहुत बार दिया है, बाकी आप मैच कर लीजिएगा, यहाँ मैंने दे दिया है। जितना आप याद कर सकते हैं उतना याद कर लीजिए जीएसटी से रिलेटेड आर्टिकल्स को। लाइक 246 है, 269A है, 268 है। एक बार यदि आप मान लीजिए याद हो गया 268A, 269A, मतलब ये तो लगातार है। 279 जीएसटी काउंसिल, 246, तो ए का 4 यदि आप देखेंगे बी का है। स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग जीएसटी आर्टिकल 246 में है, तो आपको एक बार याद हो जाएगा। तो इससे इस टाइप के क्वेश्चन को बना के आपको बड़ी खुशी होगी, क्योंकि आपको लगेगा कि और तो कोई बहुत कम ही इसको याद रख पाएगा, तो आप स्कोर आउट कर लेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी मैंने अपने एग्जाम गाइड में इस टाइप की काफी चीजें दिया है जो डिफरेंट एक्ट्स पास हुए हैं। आप यहाँ सीधा मैच कर सकते हैं, अब इसको याद तो रखने की जरूरत है नहीं। इन्वायरमेंट एक्ट जो है वो ईयर 1986 में, 86 बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के लिए, बस ये याद रखिए। इन्वायरमेंट एक्ट पास हुआ, जैसे एनर्जी इफिशिएंसी एक्ट 2001 में पास हुआ, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इसी तरह से जो ग्रीन ट्रिब्यूनल थी 2011 में बनती है। नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी जो है वो मुझे लगता है 2000 सी का देखिए 2006 में बनती है, तो 1986 में इन्वायरमेंट एक्ट बनती है। और उसके कितने साल बाद, कह लीजिए 2020 ईयर के बाद जो है वो नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी बनती है। एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है 2002 बच जाता है। ये सब बहुत ही अर्बिट है, ये सब को याद नहीं कर सकते, इस तरह की प्रिपरेशन डिफिकल्ट है। लेकिन यदि आप मेरे एग्जाम गाइड को बार बार पढ़ते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं, जस्ट अपनी मेमोरी पे आप रिलाई करके। Who among the following has described party system in India as single party dominance? ये मैंने जब कांग्रेस सिस्टम पढ़ाया था तो आपको कई बार बताया था, आपको इसको याद करना चाहिए। मॉरिस जॉन्स जो है, इन्होंने लिखा था गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, उसमें उन्होंने कांग्रेस की जो डोमिनेंस थी उसको उन्होंने सिंगल पार्टी डोमिनेंस कहा था। यहाँ पे जो बाकी हैं, योगेंद्र यादव, इन्होंने जो है सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज कहा था, एक जगह क्वेश्चन में पूछा जाता है। पॉलिटिकल एनालिस्ट आजकल हो गए हैं। रजनी कोठारी ने कांग्रेस सिस्टम जो है वर्ड क्वाइन किया। तो सुहास पालसीकर मैंने यहाँ दे दिया, आप पढ़ लीजिएगा कहीं यदि आपको इससे काम आ जाए तो। भूरिया कमेटी तो फिर से वही आ गया, आपको मैंने अभी भूरिया कमेटी बनाया था। इन्हीं के सजेशन पे जो है पेसा एक्ट बनी थी, पेसा एक्ट 1996। तो अब आपको याद हो जाना चाहिए, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ इन शेड्यूल्ड एरिया एक्ट। ये 5th शेड्यूल के ट्राइबल एरिया में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की व्यवस्था जो पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से लाई गई, उसको ट्राइबल एरिया में एक्सटेंड किया गया भूरिया कमीशन के रिपोर्ट से, या कमेटी के रिपोर्ट से 1996 में। पेसा
Which of the following is correct with respect to protection of rights and dignity of scheduled caste and scheduled tribe in India? ये क्वेश्चन इसलिए आसान मैंने दिया है, आप इन सब एक्ट को जब पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये सब जो है इससे रिलेटेड है, उनके डिग्निटी, उनके प्रोटेक्शन से, इसलिए ऑल ऑफ दीज चूंकि है तो बहुत आसान हो जाता है। इन सब को गौर से देख लीजिए क्योंकि ये आपको जो है पूछा जा सकता है, ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में ये सब पूछा जा सकता है। दिनेश गोस्वामी कमेटी रिपोर्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे सांथानाम कमेटी रिपोर्ट, यहीं पे मैं एडिशनल दे रहा हूं, वो एंटी करप्शन कमेटी थी, उसी के बेसिस पे जो है चीफ विजिलेंस कमिश्नर बना था। वो उसी तरह से दिनेश गोस्वामी कमेटी भी जो है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के रिकमेंडेशन पे कई सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म लाए गए थे, जैसे कि जो वोटर आईडी कार्ड है वो इन्हीं के पे लाया गया था। तो इसमें जो है एक चीज केवल इन्होंने नहीं कहा था इस क्वेश्चन के अनुसार, बाकी तीन चीजें इसमें सही हैं, तो आप देख सकते हैं और भी नेट पे जाके आप पढ़ सकते हैं, मैंने भी अपने एग्जाम गाइड में इसमें कुछ दिया है। Which one of the following cases is not related with the idea of basic structure of Indian Constitution? तो इसमें यदि आप देखेंगे तो जो केशवानंदा भारती केस है वो तो बेसिक स्ट्रक्चर का शुरुआत होती है। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की पार्लियामेंट की जो अमेंडमेंट की राइट है एज पर आर्टिकल 368 वो लिमिटेड है बाय द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब पार्लियामेंट को पूरी राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट को अमेंड करने का, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर को बदल नहीं सकते। क्या है बेसिक स्ट्रक्चर फीचर, उन्होंने समय समय पे कुछ कुछ इंडिकेशन दिया है, कभी ठीक से बताया नहीं है। तो ये तो केशवानंदा भारती केस जो 1973 में आया था वहीं से शुरुआत होती है। मिनर्वा मिल केस जो 1980 में आया था वहां उसको रीइटरेट किया जाता है, मतलब उसको सॉलिडिफाई कर दिया जाता है। शंकरी प्रसाद केस इससे रिलेटेड नहीं है, बताऊंगा क्यों। एसआर बोम्मई केस 1994 में आती है जो कि बेसिकली ये थी कि सेंटर आर्टिकल 356 का अनुचित उपयोग नहीं कर सकता। आर्टिकल 356 ये है कि स्टेट में इमरजेंसी सेंटर लगा सकता है, उसका इतना मिसयूज हुआ, इतना दुरुपयोग हुआ कि सुप्रीम कोर्ट केम हैविली थ्रू दिस केस, एसआर बोम्मई केस में, और उन्होंने बहुत सारे बंदिश कर दिए। उसके बाद से वो मिसयूज थोड़ा बहुत रुका है। शंकरी प्रसाद केस बहुत पहले आया था, आजादी के कुछ ही साल बाद। उस समय तक सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का अनलिमिटेड राइट जो है पार्लियामेंट को है आज पर आर्टिकल 368, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी कर सकता है। और वो जो है फंडामेंटल राइट में जो एक लिखा हुआ आर्टिकल 13 है कि कोई भी लॉ यदि फंडामेंटल राइट को काटता है तो नल एंड वॉइड होगा। तो उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो लॉ नहीं है, नॉर्मल लॉ नहीं है, इसलिए वो आर्टिकल 13 लागू ही नहीं होता है। यानी कि फंडामेंटल राइट को भी कोई यदि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हनन करता है तो उसको आप इस बेसिस पे नहीं सुप्रीम कोर्ट डस्टबिन में डाल देगा कि वो फंडामेंटल राइट को काटता है एज पर आर्टिकल 13। तो ये शुरू का ये व्यू था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भाई ये तो गवर्नमेंट तो बहुत तेजी से इसको अमेंड कर रही है, तो एक व्यू बना कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की सैंक्टिटी को बनाए रखना चाहिए, नहीं तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल जाएगा। तो उसमें केशवानंदा भारती केस में उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन लेकर के आए, इसलिए सही इसमें आंसर हो गया शंकरी प्रसाद केस जो नहीं रिलेटेड है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन द राज्यसभा हैज लेस पावर देन द लोकसभा? ये तो मैंने कितनी बार आपको बताया है अभी भी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में कि मनी बिल के केस में लोकसभा को बहुत ज्यादा पावर है राज्यसभा के ऊपर। लेकिन इससे ये भी आपको निकल के आता है कि इंपीचमेंट प्रेसिडेंट के करने में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, अभी जो आपको मैंने बताया, और ऑर्डिनरी बिल में, दोनों की बराबर पावर है, ये भी याद कर लीजिए। Which of the following statement is not correct? अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे कि ऑर्डिनेंस जो है आपको रट लेना चाहिए कि आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट जबकि पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो तो ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं जो 6 महीना 6 वीक तक जो है वो वैलिड रहता है। 6 महीना इसलिए क्योंकि एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच में जो मैक्सिमम पीरियड 6 महीने का हो सकता है, और एक बार सेशन जब शुरू हो जाए पार्लियामेंट का बस 6 वीक जो है रह सकता है, उसी पे एक क्वेश्चन बेस्ड है। द प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, सही है, ये भी सही है। ऑर्डिनेंस में भी विड्रॉन एट एनी टाइम बाय प्रेसिडेंट, यस, वो चाहे तो कभी विड्रॉ कर सकते हैं। एंड ऑर्डिनेंस शैल सीज टू ऑपरेट एट एक्सपायरेशन ऑफ 4 वीक्स, नहीं 6 वीक्स। यहाँ पे उन्होंने यहाँ गलती जानबूझ के की है आपको ये इंडिकेट करने के लिए। 6 वीक, वैसे 6 महीने 6 वीक याद कर लीजिए। हर जगह जहां जहां भी आपको एक पीरियड आएगा ना वो 6 महीने 6 वीक टाइप का ही है, एक टिप्स दे रहा हूं।
86 जो है ये भी अच्छा है। यहाँ पे ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, ये तो मैंने अपने एग्जामिनेशन गाइड से यहाँ पे दिया है। लिब्रान कमीशन जो है वो डिस्ट्रक्शन ऑफ बाबरी मस्जिद जो 1992 में हुई थी 6 दिसंबर को, उसके बाद बनी थी उसके इंक्वायरी के लिए। नानावती कमीशन जो है 1984 के एंटी सिख राइट पे बनी थी। और MP ठक्कर कमीशन जो है असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। अब जब इस इंफॉर्मेशन को आपको पता होगा तो आप देखेंगे कि एक ही इसमें से सही है, और वो है MC जैन कमीशन जो राजीव गांधी के असैसिनेशन से बनी हुई, बाकी तीनों जो है गलत है। Which of the following nationalist leader defended the continuity of Indian civil services? ये क्वेश्चन एकदम याद करने लायक है। वल्लभ भाई पटेल ने इस पे चर्चा हुई थी कि सिविल सर्विसेज को बैन कर दिया जाए आफ्टर आजादी, क्योंकि कई लोगों का कहना था कि ये ना अंग्रेज ना ऑफिसर हो गए हैं, और शायद ये ट्रू भी था। और वो जो है अंग्रेज छोड़ गए, अंग्रेज चले गए और अंग्रेज ना छोड़ गए, सिविल सर्वेंट छोड़ गए, अंग्रेजी छोड़ गए, तो वो उनको हटा देना चाहिए, अपना एक अलग तरह का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बनाना चाहिए। लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि भाई देखो, एक कंटिन्यूटी चाहिए, हम लोग जो हैं इतने ज्यादा राजकाज में दक्ष नहीं है, इन लोगों को पूरा पता है कलेक्टर्स एंड ऑल, तो इनको रहने दो, जिससे कि एक मतलब कि कंटिन्यूटी बनी रहे। और उस समय भी कहा गया कि ये स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है, जो ब्यूरोक्रेसी है वही इंडिया को चला रही है। आपको एक याद होगा इसमें एक सेंटेंस जिसमें ये था कि कलेक्टर जो है वो टॉर्टवाइज है, जिसके की सर जिसके की कंधे पे जो है इंडिया का गवर्नेंस नाम का हाथी सवार है। मतलब कहने का था कि जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है, इंडियन सिविल सर्विसेज, वही इंडिया के राजकाज को चला रही है, पॉलिटिकल मास्टर नहीं। तो वल्लभ भाई पटेल जो है इसको इन्होंने समर्थन किया था। Who among the following are considered as the founder of policy science? ये मैंने कितनी बार आपको बताया कि हैरोल्ड लैसवेल जो है 50s में पॉलिसी साइंस के जनक माने जाते हैं। हैरोल्ड लॉसवेल जो है इन्होंने ये भी दिया था कि पॉलिटिक्स हु गेट व्हाट्स एंड हाउ, पॉलिटिक्स को ऐसे डिफाइन किया था, मतलब पॉलिटिक्स क्या है, किसको क्या मिलता है, कैसे और किस प्रकार से, मतलब कि रिसोर्स का बंटवारा कौन करता है, कौन ऑथोरिटेटिव एलोकेशन करता है। तो ये जो मतलब पावर एंड रिसोर्स का जो बंटवारा है और जो खेल है वही पॉलिटिक्स है इनके अनुसार से। विच पॉलिटिकल थ्योरी सजेस्टेड जस्टिस एज म्यूचुअल एडवांटेज? ये तो इतना अरबिट क्वेश्चन है कि इसको जस्ट याद कर सकते हैं। अगेन ये सब जो है UGC नेट से लाया गया है, डेविड गॉथियर हैं, आप जस्ट याद कर लीजिए। Which of the following is not central organizing idea of social cooperation according to रॉल? अब मैंने रॉल आपको पढ़ाया है, मैंने पढ़ा भी है, लेकिन ये क्वेश्चन इतना अरबिट है। होता क्या है कि ये लोग ना कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं जो आपको कंफ्यूज करे, लेकिन उसमें ये खुद ही भटक जाते हैं। वही उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। इसमें से चारों के चारों मेरे अनुसार से मतलब इतने ज्यादा अजीब टाइप के हैं। अब इसमें से ठीक है, इन्होंने ऑफिशियल आंसर सी दिया, इससे अधिक मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पढ़ लीजिएगा। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन को आप सार्क कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये मैंने क्यों लाल से मारा है, क्योंकि इसमें डेट देखिए, 9 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 8, इतना क्लोज इन्होंने कर दिया है कि ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। ये 8 दिसंबर 1985 को हुआ था, उसी दिन सार्क डे मनाया जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको चार्टर डे भी कहते हैं। Which two state left United Nations Educational Scientific and Cultural? यूनेस्को को 2018 में दो कंट्री ने छोड़ दिया, और आपको जान के आश्चर्य होगा उसमें से एक कंट्री USA है। अब कैसे USA इन सब से चला जाता है, उसी के यहाँ पूरी यूनाइटेड नेशन बेस्ड है। तो यूनाइटेड नेशन इजराइल, और ये क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि उसके पहले साल जो है यूनेस्को ने काफी सारे रिजोल्यूशन पास किए थे इजराइल के अगेंस्ट में। तो USA भी गुस्सा होकर के इजराइल के समर्थन में, आपको पता है कि इजराइल को कितना सपोर्ट करता है USA, उसके समर्थन में वो दोनों छोड़ के चले गए। द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ कौटिल्याज अर्थशास्त्र वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड स्टडीड बाय, ये तो कम से कम 3-4 बार आपको रिपीट हो चुका है। एक मिस्टर श्यामा शास्त्री होते थे, वो मैसूर ओरिएंटल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे। एक दिन वो खड़े थे, एक भीड़, मतलब कि मैन्यूस्क्रिप्ट सब फेंका हुआ था, जिसको आप ढेर कह सकते हैं, हीप ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट, और उसमें उनको जो है अर्थशास्त्र दिखा और वो इंटरेस्टिंग लगा, और फिर उन्होंने देखा कि ये तो बहुत ही विलक्षण लेखन है, और फिर उसको उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया 1909 में, 1905 मिला था, और उसी से हम लोग जान पाए कि कौटिल्य कितना ग्रेट था और अर्थशास्त्र कितनी जो है एक अनोखी एक बुक है। तो इसका नाम है रुद्रपत्न श्यामा शास्त्री। 92 नंबर क्वेश्चन जो है ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये सब आप पढ़े नहीं है।
एक्सेप्ट भीखू पारिक ने जो रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म लिखा है वो मैंने आपको कई जगह बताया है जब मल्टीकल्चरलिज्म पढ़ाया था। माइकल वॉल्जर भी मैंने पढ़ाया है, स्फीयर ऑफ जस्टिस। तो ये दो यदि आप जानते हैं ना तो आपका काम बन गया, बाकी आपको एक और कोई जानना भी नहीं, एक ही से काम चल जाएगा। आप देखेंगे तो अगेन वही टिप्स की एक मैच आप जानते हैं तो चारों मैच कर सकते हैं। तो इसके बाद तो आप मैच कर लीजिएगा। इसमें जो है आप यहाँ देख सकते हैं ए को जो है ये इंक्लूजन एंड डेमोक्रेसी, आप ये बस याद कर सकते हैं, कहीं यदि आ गया कि आयरिस मॉरिस यंग ने जो है ये लिखा है तो आप जो पर्जिस जो हैं आप ये इससे मैच कर सकते हैं। रियल फ्रीडम फ्रो हु इज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इंडियन स्टेट, ये अच्छा क्विज क्वेश्चन है। क्विज क्वेश्चन मैं बार बार उसको कहता हूं जो कि क्विज प्ले कराते हैं ना, क्विज मास्टर। तो इस टाइप के क्वेश्चन खोज खोज के लाते हैं क्योंकि ये सब कोई थोड़ी अलग हट करके इंफॉर्मेशन, आपका ध्यान उधर जाता है और जाना चाहिए। तो फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इंडिया में जो है उनका नाम था सुचेता कृपलानी, जो कि यूपी की सीएम बनी थी इस पीरियड में। फिर यहाँ एनी बेसेंट को रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम दे रहा हूँ। एनी बेसेंट भी बहुत तरह से फर्स्ट थी, वो होम रूल मूवमेंट चलाती थी, वैसे तो अंग्रेज थी, अंग्रेज के आयरिश साइड थी। वन ऑफ द मेन फाउंडिंग जो मेंबर इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1885 में, उसमें एनी बेसेंट भी हैं। सरोजनी नायडू जो है फर्स्ट वुमेन गवर्नर बनी थी यूपी की, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी पहली वुमेन बनी 1925 में, आप चेक कर लीजिएगा कि पहली ये थी या विजया लक्ष्मी पंडित थी, आप देख लीजिएगा। देन लीला सेठ जो है वो फर्स्ट वुमेन जज बनी दिल्ली हाई कोर्ट की। तो ये फर्स्ट जज भी, ये भी पूछा जा सकता है, अभी तक ये कहीं मैंने नहीं देखा है लेकिन ये भी पूछा जा सकता है आपको। तो फर्स्ट जज लीला सेठ, फर्स्ट गवर्नर सरोजनी नायडू, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी, फर्स्ट जो वुमेन नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस की बड़ी लीडर एनी बेसेंट, ये सब आप याद कर लीजिए। आइए अब अंतिम जो कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी आर्टिकल्स डज द यूएनडीएचआर, यूएनडीएचआर का मतलब है यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट के लिए। इससे रिलेटेड दो इंफॉर्मेशन याद रखिए। पहला कि ये अडॉप्ट किया गया था 10 दिसंबर 1948 को, ये तो कितने ही एग्जाम में पूछा गया। और सेकंड कि इसमें जो है 30 आर्टिकल हैं, जो थोड़ा सा छिपा हुआ है, तो ये तो हायर लेवल का थोड़ा पेपर पूछा था डीयूईटी ने, तो उसमें वो दूसरे इंफॉर्मेशन को पूछे हैं, लेकिन ये भी अब बहुत कॉमन इंफॉर्मेशन बन गया है। ये वाली तो और भी थोड़ा सा बहुत ही अर्बिट है और इसको आपको भूल जाना चाहिए कि अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जो वुमेन के लिए बना है, द मजिस्ट्रेट शैल इंडेवर टू डिस्पोज ऑफ एवरी एप्लीकेशन मेड अंडर सेक्शन 1 विद इन ए पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डे ऑफ हियरिंग। जस्ट याद कर लीजिए, भूल जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये आप कॉमन सेंस से कर सकते हैं क्योंकि ये तीन जो है वो बहुत ज्यादा सही दिखते हैं। और ये कि इकोनॉमिक कंपनसेशन ह्यूमन राइट वायलेशन का मिलेगा, ये तो उसके दायरे में नहीं है, कॉमन सेंस से आप कर सकते हैं। लेकिन यहां दो इंफॉर्मेशन जरूर याद रखिए जो एनएचआरसी के बारे में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में पूछा जाता है। पहला कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1993 में हुई थी। दूसरा पूछा जाता है कि इसका किस तरह का बॉडी है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है या स्टैट्यूटरी है। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी उसको कहते हैं जो किसी स्टैट्यूट से बनती है। स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ या एक्ट। दो टाइप के बॉडी आपको जानना है, इनफैक्ट तीन टाइप का। एक जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल में लिखे हुए हैं, जैसे कि सीएजी है, वो बॉडी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, 324 में लिखा हुआ है। सीएजी 148 में लिखा हुआ है। एजी जो है 76 में लिखा हुआ है। ये सारे, फाइनेंस कमीशन 280 में लिखा हुआ है। तो ये सारे जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं जो कि किसी न किसी आर्टिकल में लिखे हुए हैं। अब जो आर्टिकल में तो नहीं लिखे हुए हैं कोई बॉडी या कोई ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो किसी एक्ट से बने हैं, जैसे कि एनएचआरसी है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है, या ग्रीन ट्रिब्यूनल है, या इवन एलआईसी है। इस टाइप के जितने भी जो एक्ट से बनते हैं, कोई ट्राई है एक्ट से बना है, BEE है एक्ट से बना है। तो ये सारे जो बॉडी हैं जो किसी एक्ट से बनते हैं उनको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। अब थर्ड नंबर पे वो आते हैं जो ना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं ना किसी एक्ट से बने हैं, बस ऐसे ही जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से बन गए हैं। वो सबसे नीचे कैटेगरी के होते हैं, जिसका कि स्टैट्यूट में, मतलब कि एक्ट या लॉ में सबसे नीचे पोजीशन है। जैसे उसमें सबसे फेमस है प्लानिंग कमीशन, जो कि ना तो स्टैट्यूटरी बॉडी थी ना कॉन्स्टिट्यूशनल। और दूसरा है नीति आयोग, नीति आयोग। अब ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट बॉडी हैं, लेकिन फिर भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है ना ही स्टैट्यूटरी है, ये सीधे कैबिनेट के रिजोल्यूशन से बने हैं। सो ओके डियर स्टूडेंट, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो आप जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, इस तरह से मुझसे जो है जुड़ सकते हैं। और यदि आपने अभी तक ये गाइड नहीं लिया है तो DUET के लिए ले लीजिए। यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ लास्ट मिनट प्रेप गाइड एटलीस्ट 15 डेज। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम अक्टूबर में कभी होगी DUET, उसके बहुत पहले जो है मैं 10-15 दिन पहले मैं लास्ट मिनट प्रेप गाइड जो पिछली बार बहुत पॉपुलर हुई थी वो लाने की कोशिश करेंगे। उसमें इन क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस विथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगा, जिससे कि आप बहुत तेजी से इसको जो है रिवाइज कर पाए। सो ओके, मिलेंगे बहुत जल्द, 2021 के पेपर को लेके एनालाइज करेंगे। बाय।